ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1041। अगला पड़ाव, देवताओं का क्षेत्र। राजा ब्रेडिया की मृत्यु के 2 दिन बाद सैनिकों और राजा के परिवार ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक दुखद दुर्घटना थी। नागरिकों का मानना था कि डार्क लॉर्ड की कथित मृत्यु के बाद राजा ने बहुत ज्यादा जश्न मनाया था और दुखद रूप से अपने कक्ष से गिर गया था। राजा ब्रेडिया और डार्क लॉर्ड के बीच दुश्मनी के इतिहास को देखते हुए कई लोगों को यह संभव लगा कि राजा ने अत्यधिक शराब पी थी। इस बीच माइकल ने अपने सभी वफादार अधीनस्थों को एक शानदार जागीर में इकट्ठा किया जो अवोर की महारानी नित्रोएल की थी। ये जागीर एक शांत घाटी में स्थित थी जो एक शांत झील के ऊपर थी, जो हरे भरे हरियाली और राजसी पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस भव्य जागीर में भव्यता की आभा थी, इसकी सुंदर वास्तुकला और उत्कृष्ट कलाकृतियों से सजे संगमरमर के हॉल। दीवारों पर नित्रोएल के चित्र लगे हुए थे जिसमें उनके सुनहरे बाल और योगिनी की कृपा थी जो उनकी शाही सुंदरता को दर्शाती थी। एलिडिर द्वारा डिजाइन किए गए विशेष रूप से तैयार किए गए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करते हुए माइकल के अधीनस्थ और निकटतम सहयोगी एक एक करके मुख्य हॉल में पहुंचे। हॉल प्रत्याशा की भावना से गूंज उठा क्योंकि वे डार्क लॉर्ड की योजनाओं को सुनने और उसके प्रति अपनी निष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए थे। अधीनस्थों की भीड़ के बीच लेनोरा, बड़ी पिशाच जिसका सिर रक्त राजकुमार द्वारा काट दिया गया था, खड़ी थी। उसका शरीर प्रोजेक्ट फीनिक्स के माध्यम से बहाल किया गया था जैसा कि माइकल ने ट्रिस्टा से वादा किया था, जो हॉल में भी मौजूद थी। डार्क लॉर्ड कहाँ है? एडेलिया के बगल में खड़े होकर सेबर ने पूछा। एडेलिया अपनी बेटी गया को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखे हुए अनंत काल बीत गया हो। तुम भागने में कैसे कामयाब हुई? सेबर ने एडेलिया से पूछा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा स्पष्ट थी। पिछली बार जब सेबर ने एडेलिया को देखा था तो वह एक कांच के पिंजरे में फंसी हुई थी, घातक जहर के धुएं में सांस ले रही थी और मौत के मुंह में चली गई थी। उसके शरीर को बाद में नूह के प्रकाश की लपटों ने जला दिया था। मुझे कुछ पता नहीं है। डार्क लॉर्ड ने कहा कि उसके पास हम सभी को बचाने की योजना है और अपने वचन के अनुसार उसने हमें बचाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे, एडेलिया ने समझाया। डार्क लॉर्ड की सास होने के बावजूद उसे उस गुप्त योजना के बारे में पता नहीं था जिसका इस्तेमाल उसने उसे बचाने के लिए किया था। जब वे उत्सुकता से डार्क लॉर्ड के आने का इंतजार कर रहे थे तो हॉल को रोशन करने वाली लाइटें और झूमर अचानक टिमटिमाने लगे और बुझ गए, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड के बाद लाइटें वापस आ गईं और उनके सामने डार्क लॉर्ड, डार्क क्वीन और उनके 3 सिर वाले हाइड्रा, वेडोरा, डार्क क्वीन के कंधे पर बैठे हुए खड़े थे। जब डार्क लॉर्ड उनके सामने पहुंचे तो उनसे निकलने वाली विशुद्ध शक्ति के कारण लाइटें टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं। ये स्पष्ट था कि वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच रहे थे जहां उनकी ऊर्जा, जो प्रकृति में ईश्वरीय थी, नश्वर ऊर्जाओं के साथ बातचीत करने लगी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी विसंगतियां हुईं। माइकल जानता था कि इस ऊर्जा विकिरण का दोहन करने और अपनी असली शक्ति को और अधिक अनलॉक करने के लिए उसे देवताओं के दायरे में जाना होगा। उसके आगमन पर अधीनस्थों ने जयकारे लगाए और तालियां बजाईं, डार्क लॉर्ड की आश्चर्यजनक उपलब्धि के एहसास से अभिभूत। वे पूरी तरह से जानते थे कि दुनिया को यह विश्वास दिलाने में कितनी कठिनाई थी कि वह मर चुका है। हालांकि वे उसकी जटिल जोड़ तोड़ की सीमा को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि डार्क लॉर्ड ने सभी को सफलतापूर्वक मूर्ख बनाया है। क्या मैंने आपको निराश किया? माइकल ने उत्तर से पूरी तरह अवगत होकर पूछा। जल्द ही डार्क लॉर्ड के पीछे एक और आकृति दिखाई दी। यह अज़ाज़ेल थी, जो आगे बढ़ी और उसे चर्मपत्र का एक रोल दिया। माइकल, नहीं मेरे प्रभु, सभी की ओर से जोरदार जवाब आया। जल्द ही डार्क लॉर्ड के पीछे एक और आकृति दिखाई दी। यह अज़ाज़ेल थी, जो आगे बढ़ी और उसे चर्मपत्र का एक रोल दिया। माइकल ने इसे खोला और पिशाचों, मरे हुए लोगों और डार्क आर्मी के सैनिकों की सूची पाई जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। माइकल ने अंदर ही अंदर आह भरी, ये जानते हुए कि जीत की तलाश में ऐसे बलिदान जरूरी थे। वह समझ गया कि युद्ध जीतने के लिए अक्सर जान गंवाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। स्काईहॉल ने कई नाइट वॉकर और मरे हुए लोगों को पकड़ लिया है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ रखा गया है, अज़ाज़ेल ने माइकल को सूचित किया। बाकी लोगों का क्या? माइकल ने पूछा। हमने उन्हें ग्रेवसिंगर के पॉकेट आयाम में भेज दिया है। वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं, अज़ाज़ेल ने पुष्टि की। मेरे प्रभु, अचानक सेबर ने अपना हाथ उठाया जिससे माइकल का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या है सेबर? माइकल ने पूछा। अब जब तुम दिव्य अवस्था में प्रवेश कर चुके हो तो हम एक बार और हमेशा के लिए स्काईहॉल से छुटकारा क्यों नहीं पा सकते? सेबर ने माइकल से पूछा। एक बड़े पिशाच के रूप में सेबर इस बात से नाखुश था कि उसके भाई और साथी नाइटवॉकर स्काईहॉल द्वारा बंदी बनाए जा रहे थे। तुम नश्वर को कम नहीं आंक सकते सेबर। मैं कभी नश्वर था और मुझे नश्वर माना जाता था।
अब मेरी ओर देखो, हम सिर्फ इसलिए खुद को ज्यादा नहीं आंक सकते और अपने दुश्मनों को कम नहीं आंक सकते क्योंकि हमने एक लड़ाई जीत ली है, माइकल ने गंभीर स्वर में कहा। असंभव को हासिल करने के बावजूद उसने कभी अपने दुश्मनों या नूह को कम नहीं आंका, जिनके पास कम दिमाग हो सकता है लेकिन किस्मत का पूरा भंडार है। इसके अलावा अब हमारे पास बड़े दुश्मन हैं, देवता, गया ने आगे कहा। जब अधीनस्थों ने गया के शब्द सुने तो वे सदमे और आश्चर्य में बड़बड़ाने लगे। इस समय केवल डार्क लॉर्ड ही अंधेरे के देवता के रूप में देवताओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन हम सभी ने देखा कि शादी में क्या हुआ, यहाँ तक कि वह भी किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था जिसके पास भगवान की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा था। तो बस कल्पना करें कि उच्च स्तरीय देवता कितने शक्तिशाली होंगे, गया ने कहा। गया ने एक पल के लिए अपने शब्दों को डूबने दिया और फिर से बोलने से पहले हॉल में भारी सन्नाटा छा गया। इसलिए हमें खुद देवता बनना चाहिए, गया के शब्दों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी, लेकिन अधीनस्थों के भीतर भी उत्साह भर गया। यहाँ तक कि क्लेयर, जिसने हाल ही में अपनी माँ के एटोनीस जैसी दूसरी दुनिया में कैद होने के बारे में सीखा था, उसे भी भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। एडेलिया ने पहले ही पता लगा लिया था कि डार्क एल्व्स ने क्लेयर की माँ अलाशा मोटेरो को एक अलग दुनिया में कैद कर लिया था। हालांकि माइकल की योजना के चलते वह उस समय अलाशा को बचाने के लिए संसाधनों को नहीं छोड़ सकता था। चूंकि माइकल की अपनी मौत को नकली बनाने की योजना और इतने सारे चलते हुए हिस्से थे, इसलिए माइकल ने अपनी योजना से विचलित होने का जोखिम नहीं उठाया। गया को सुनने वाला हर कोई हैरान रह गया और एडेलिया सहित अवाक रह गया। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे आप सभी को यहीं छोड़कर कहीं और जाना होगा। इसीलिए मैंने सभी को यहाँ बुलाया है, माइकल ने शांति से समझाया। उसने यह नहीं बताया कि अपने अधीनस्थों को देवताओं में बदलने में सक्षम यंत्र बनाने के लिए उसे ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता थी जो केवल देवताओं के दायरे में और उससे परे ही मिल सकती थीं। माइकल की मशीन हैमन की मशीन से कहीं बेहतर थी, क्योंकि यह उसके अधीनस्थों को स्थिर और वास्तविक शक्ति के साथ सच्चे देवताओं में बदल देगी। अपने विशाल संसाधनों और धन के बावजूद सिस्टम स्टोर से आवश्यक सामग्री खरीदना माइकल को दिवालिया बना देगा। उसका एकमात्र विकल्प देवताओं के दायरे में जाना था, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। लेकिन उस यात्रा पर निकलने से पहले माइकल को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उसके अधीनस्थ कुछ गुप्त कार्य करें। हालांकि हमने अपना महल खो दिया और पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया कि हम असफल हो गए हैं, हम अपने दुश्मनों को और अधिक शक्ति हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकते। अब से आप में से प्रत्येक छिपा रहेगा और छाया में काम करेगा। आप अपने सौंपे गए कार्यों को जारी रखेंगे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बार आप खुद को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करेंगे। माइकल ने निर्देश दिया, अंधकार में रहना हमारी भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अधीनस्थों ने ध्यान से सुना, गोपनीयता के महत्व और उनके उद्देश्य के लिए इसके रणनीतिक मूल्य के बारे में पूरी तरह से अवगत थे। अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें आय के एक स्थिर प्रवाह की आवश्यकता है। लाल आनंद वितरण हमेशा की तरह जारी रहेगा, अब जब एलिसिया इसका विरोध करने के लिए नहीं है। हालांकि हमें अपने वित्त के लिए केवल लाल आनंद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें विविधता लाने की आवश्यकता है। ओलिविया के साथ हम अन्य मादक पेय पदार्थों के अपने उत्पादन और वितरण का विस्तार कर सकते हैं। फीनिक्स मैनर में हमारे सहयोगी रेस्तरां और शराबखानों की श्रृंखलाएं स्थापित करेंगे, जिससे हमें आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा, गया ने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। चूंकि माइकल गया को देवताओं के दायरे में तब तक नहीं ला सकता था जब तक कि उसे कोई रास्ता न मिल जाए, इसलिए वह अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करने के लिए पीछे रहेगी। हालांकि माइकल आमतौर पर अपने अधीनस्थों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता था, लेकिन इस बार दांव बहुत अधिक थे और कोई भी गलत कदम उसकी सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना को विफल कर सकता था। इस प्रकार उसे गया को अपने छाया साम्राज्य का निर्माण करने के लिए रहने की आवश्यकता थी। जब तक मैं दूर हूं, तुम गया के नेतृत्व का अनुसरण करोगे और बढ़ते रहोगे। नूह के खिलाफ हमने जो युद्ध लड़ा, वह भविष्य में हमारे सामने आने वाली लड़ाइयों की एक प्रस्तावना मात्र थी। लेकिन उस युद्ध को जीतने से हम इस ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे। मैंने तुम सभी को अमरता का वादा किया था और जल्द ही तुम सभी अमर हो जाओगे। गया ने ऊर्जा भंडार खोजे हैं जो तुम्हें अमर अवस्था में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हालांकि तुम्हें एक एक करके ठंडे पहाड़ों में साधना करनी होगी। जब तुम्हारे स्वर्गीय क्लेश निकट आएंगे तो हमारे सहयोगी माइकल ने बताया, समुद्री क्षेत्र आपको समुद्र की गहराई में ले जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि आप नूह के चंगुल में पड़े बिना संकट से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। अधीनस्थों ने माइकल के शब्दों को ध्यान से सुना, उनकी दृढ़ निगाहों से सहमति में सिर हिलाया, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन याद रखना, महारानी हमारी सहायता करके एक बड़ा जोखिम उठा रही हैं। अगर आप में से कोई भी उनकी भागीदारी को उजागर करने की हिम्मत करता है तो मुझे पता चल जाएगा और मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। माइकल की आवाज़ ठंडी हो गई क्योंकि उसकी तीव्र ऊर्जा के जवाब में रोशनी टिमटिमा रही थी।
अपनी भविष्य की योजनाओं को समझाते हुए माइकल देवताओं के राज्य के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। प्रत्येक अधीनस्थ को गया और माइकल से उनके विशिष्ट कार्य मिले। निर्देश दिए जाने के बाद माइकल ने गया को एडेलिया के साथ कुछ समय बिताने दिया और बाहर निकल गया। जब अधीनस्थ हॉल में एकत्र हुए तो माइकल दूर झील की ओर चला गया। जैसे ही उसने शांत पानी को देखा, उसके चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। अचानक माइकल के पीछे एक आकृति प्रकट हुई। बिना कुछ सोचे वह आकृति उस पर झपटी और उसे पीछे से गले लगा लिया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, आकृति ने कहा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, सबरीना, माइकल ने कहा। उसकी मुस्कान कोमल और आश्वस्त करने वाली थी। बाकी सब चीजों की तरह युद्ध के अंत में सबरीना का विश्वासघात भी माइकल की योजना का हिस्सा था। उसने उसे धोखा देने का नाटक करने का निर्देश दिया था ताकि वह अपने परिवार को वापस पा सके। डार्क लॉर्ड के चले जाने के बाद स्काई हॉल अब विंस्टन को कैद में नहीं रख पाएगा। माइकल के मन में सबरीना के लिए एक नर्म जगह थी और वह वास्तव में चाहता था कि वह अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाए। अध्याय 1042 मेरे लिए अपने ससुर को मार डालो। तो तुम्हारा अगला कदम क्या है, भाई? सबरीना ने माइकल का हाथ कसकर पकड़ते हुए पूछा। अगर तुम विवरण नहीं जानते तो बेहतर है। अब तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास वापस आ गया है। मैंने तुमसे वादा किया था और मैंने उसे पूरा किया। अब तुम्हारे लिए अपने सामान्य जीवन में लौटने का समय आ गया है। स्काई हॉल अब तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करेगा, माइकल ने जवाब दिया। तुम भी परिवार हो और मैं तुम्हारा असली नाम भी नहीं जानता। मुझे मत बताओ कि तुम्हें हमेशा भूत कहा जाता था, सबरीना ने अपने भाई से अलग होने के दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए हंसते हुए कहा। हालांकि उसे केवल थोड़े समय के लिए ही पता था कि डार्क लॉर्ड उसका भाई था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे अनंत काल से भाई बहन थे। उसे फिर कभी न देखने का विचार दिल दहला देने वाला था। माइकल, उसने फुसफुसाते हुए आखिरकार सबरीना को अपना असली नाम बताया। माइकल, सबरीना ने धीरे से दोहराया। माँ तुम्हें डीन बुलाती थी, लेकिन मुझे माइकल ज्यादा पसंद है, उसने कहा। अपनी माँ को सच मत बताना, सबरीना। जब तक दुनिया और तुम्हारा परिवार यह मानता रहेगा कि मैं मर चुका हूँ, वे सुरक्षित रहेंगे, माइकल ने समझाया और सबरीना की आंखों में आंसू भर आए। माँ तुम्हें बहुत याद करती है, माइकल। अगर तुम आकर उससे बात करो तो मैं वादा करता हूं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम जिंदा हो। माँ ने नूह और हम सभी से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए वह खुद को दोषी मानती है, सबरीना ने विनती की। सबरीना, दोष देने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारी माँ से पैदा हुआ था, लेकिन मैं कभी भी उसका सच्चा बेटा नहीं था। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं उसे और उसके परिवार को सिर्फ दर्द और पीड़ा ही पहुंचाता हूँ। बेहतर है कि मैं तुम्हारे परिवार के लिए मर जाऊं। वह अंततः मेरे नुकसान से उबरने का कोई रास्ता खोज लेगी, माइकल ने पलटकर सबरीना की आंखों से आंसू धीरे से पोंछे। स्काई हॉल को विश्वास हो गया था कि डार्क लॉर्ड मर चुका है, इसलिए वे डायना को एथन और उन सभी लोगों के साथ अपने घर वापस ले आए जिन्हें उन्होंने तब पकड़ा था जब डायना ने खुलासा किया कि डार्क लॉर्ड उसका बेटा था। माइकल चुपचाप खुश था कि सब कुछ कैसे हुआ। इस योजना में सभी को अपना सुखद अंत मिला। कोई भी माँ अपने बच्चे के खोने से पूरी तरह से उबर नहीं सकती, माइकल। क्या तुम नहीं समझते? स्काई हॉल ने माँ के साथ कुछ किया। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, सबरीना ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। लेकिन माइकल ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, स्काई हॉल के खिलाफ मत जाओ। तुम्हारी समझ से परे शक्तियां खेल रही हैं। तुम्हें अपना सुखद अंत मिल गया है। बस अपना बाकी जीवन खुशी से जियो और मुसीबतों से दूर रहो। मैं हमेशा की तरह परछाई से तुम्हारी देखभाल करूंगा। जब भी तुम अपनी परछाई देखो, बस इतना जान लो कि तुम्हारा भाई, अंधेरे का देवता, तुम्हारे साथ है। माइकल मुस्कुराया और धीरे से सबरीना के माथे को चूमा। तुम्हारी खुशी का क्या हुआ, माइकल? तुम अभी भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं वादा करती हूँ कि मैं और मजबूत हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ लड़ूंगी। सबरीना ने माइकल का हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया, उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए। मैं नहीं चाहती कि तुम लड़ो, सबरीना। तुम एक ऐसी जिंदगी की हकदार हो जो मुझे कभी नहीं मिली। अगर मैं तुम्हें खतरे में डालूं तो मैं तुम्हारा कौन सा बड़ा भाई बनूंगा? माइकल की आवाज़ से पता चलता है कि उसे अपनी छोटी बहन से कितना गहरा प्यार था। धरती पर वापस आकर माइकल एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ, एक परिवार बनाने का सपना देखता था। लेकिन जब उसे ये सच्चाई पता चली कि उसे इस दुनिया में छोड़ दिया गया है और उसे अपनी ही माँ ने त्याग दिया है, तो उसका दिल टूट गया। हालांकि डायना के उसे छोड़ने के लिए उसके गुस्से के बावजूद उसने कभी भी सबरीना के लिए प्यार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं किया, जो उसके लिए एक अच्छी बहन के अलावा कुछ भी नहीं थी। भले ही माइकल को पता चला कि सबरीना उसकी छोटी बहन थी, लेकिन वह उसे पूरे दिल से प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया।
माइकल ने शायद ही कभी अपना कमज़ोर पक्ष दिखाया और किसी से वैसा ही प्यार किया जैसा वह अपनी पत्नी गया से करता था। माइकल के लिए सबरीना उसकी छोटी बहन थी और उसे हर तरह के नुकसान से बचाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो हैरी और लैला को सुरक्षित रखो। उन्हें वैसे ही प्यार करो जैसे तुम मुझसे करते हो। हैरी को जीवन भर डार्क लॉर्ड के बेटे के रूप में जाना जाएगा। उसे अपने भाई नूह की तरह किसी के बहकावे में आने और हथियार बनने से बचाएं। उसे इस दुनिया की वास्तविकता से बचाएं नहीं, लेकिन दुनिया को उसे चोट पहुंचाने भी न दें, माइकल ने कहा। मैं करूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं उसकी देखभाल करूंगा और पूरे दिल से उससे प्यार करूंगा, सबरीना ने कहा। अच्छी लड़की, माइकल ने चंचलता से उसके बालों को सहलाया। रोवेना के बारे में क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? सबरीना ने पूछा। नागालैंड युद्ध के बाद से उसने अपनी बड़ी बहन को कभी नहीं देखा था। हालांकि दुनिया मानती थी कि पवित्र युवती रोवेना विंस्टन ने डार्क लॉर्ड को बचाकर एक अपवित्र बलिदान दिया था, लेकिन किसी को भी उसका शरीर नहीं मिला था। अगर वह जीवित है तो मेरे सेवक उसे ढूंढ लेंगे, माइकल ने कहा। अपने दिल की गहराई में सबरीना ने राहत की सांस ली। उसके दिल में उसकी बड़ी बहन रोवेना किसी भी स्थिति को ठीक कर सकती थी। वह बड़ी बहन शब्द का सही अवतार थी। अगर वह यहाँ होती तो सबरीना को कोई संदेह नहीं था कि वह माइकल को बाकी परिवार से फिर से मिला देती। हालांकि सबरीना ने माइकल की शर्तों से सहमत होने का नाटक करने का फैसला किया, लेकिन वह उसे अपने परिवार में वापस लाने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगी। अब तुम एक अच्छी लड़की बनो और मुसीबतों से दूर रहो। मुझे अंधेरे में नीचे आकर तुम्हारी पिटाई करने के लिए मजबूर मत करो, माइकल ने एक बार फिर से मजाकिया अंदाज में कहा, उसे मुसीबत से दूर रहने पर जोर देते हुए। मैं मुसीबत ढूंढ लूंगा अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हें फिर से देख सकूं, सबरीना ने हंसते हुए कहा और उसी समय रोते हुए अपनी भावनाएं दिखाईं क्योंकि वह अपने प्यारे भाई से अलग नहीं होना चाहती थी। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा जब सबरीना ने उसे एक बार फिर से गले लगाया। उसने भारी सांस ली, उनके अलग होने का भार महसूस किया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाए। जितना वह सबरीना से प्यार करता था, वह जानता था कि उसके साथ रहना उसे जानलेवा खतरे में डाल देगा। कभी कभी जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें छोड़ना उनके लिए प्यार और देखभाल दिखाने का एक तरीका होता है। अब तुम्हें जाना होगा, माइकल ने उसे अपने से दूर धकेलने का थोड़ा प्रयास करते हुए कहा। सबरीना उससे चिपकी रही, उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पास वापस आओगे जब तुम उन सभी से निपट लोगे जो हमारे परिवार बनने के रास्ते में खड़े हैं। या मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम अभी भी जीवित हो, सबरीना ने उसे सच्चे प्यार से ब्लैकमेल किया। माइकल उसकी चालों पर हंसे बिना नहीं रह सका। हंसो मत, मैं गंभीर हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी दुष्ट हो सकती हूँ, उसने चंचलता से कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, लेकिन तुम्हें अमरता प्राप्त करने और अर्धदिव्य अवस्था से आगे पहुँचने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि मुझे अपने दुश्मनों को नष्ट करने में कितना समय लगेगा, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ गंभीर हो गई, जो उस मिशन की विशालता को दर्शाती थी जिसे वह करने वाला था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और अगर मुझे करना पड़ा तो मौत को भी चुनौती दूंगी, सबरीना ने अधिक निश्चय के साथ कहा। मुझे पता है तुम करोगी। अब जाओ, माइकल ने कहा, एक बार फिर उसके सिर को सहलाते हुए और उसके सिर के ऊपर प्यार से चूमते हुए। उनके बीच की भावनाएं स्पष्ट थीं क्योंकि वे अनिच्छा से अलग होने के लिए तैयार थे, प्रत्येक अपने अपने बोझ और वादे लेकर। सबरीना के उसकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद अचानक पास में एक स्थानिक पोर्टल खुल गया और अवोर की महारानी नित्रोइल ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल से प्रवेश किया। वह शांत और शालीनता से माइकल के पास चली गई, उसके सुनहरे बाल मंद रोशनी में चमक रहे थे। उसकी उपस्थिति ने माइकल को चौंकाया नहीं, वह जानता था कि वह आ रही है। नित्रोइल एक सहयोगी थी जिस पर उसे भरोसा था। उसने उनकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब संसाधन और सहायता प्रदान की। भूत, नित्रोइल ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया, उसके सुरुचिपूर्ण व्यवहार में अभी भी अधिकार की भावना थी। नित्रोइल, माइकल ने जवाब दिया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, फिर भी उसे देखकर राहत मिली। तुम सच में जा रहे हो, है न? उसने पूछा, उसकी आंखें उसकी तलाश कर रही थीं। मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, कुछ ऐसा जो केवल मैं ही कर सकता हूँ, माइकल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, लेकिन जाने से पहले मेरे प्यारे डार्क लॉर्ड, मुझे आपके हत्यारों से एक एहसान चाहिए, नित्रोइल ने अपनी आवाज़ में दृढ़ और अटल स्वर में कहा। मेरे हत्यारे, आप किसी को खत्म करना चाहते हैं? माइकल ने मनोरंजन के भाव से पूछा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, नित्रोइल ने सिर हिलाया और अपनी स्पेस रिंग से एक चर्मपत्र निकाला। चर्मपत्र सौंपते हुए उसने दृढ़ निश्चयी नज़र से माइकल को देखा। माइकल ने धीरे से चर्मपत्र खोला और जैसे ही उसकी नज़र एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लहराते भूरे बालों और नीचे लिखे इनग्राम नाम के चित्र पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान एक गहरी उदासी में बदल गई।
एनेग्राम, माइकल ने फिर पूछा, उसका स्वर गंभीर और विवादित था। हाँ, नित्रोइल ने सिर हिलाकर पुष्टि की, अपने अनुरोध में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन एनेग्राम गया के पिता हैं। माइकल की आवाज़ चिंता और अस्वीकृति से सख्त हो गई। ये तथ्य कुछ भी नहीं बदलता है। वह फिसलन भरा कमीना बहुत लंबे समय से मेरे हथियारों और युद्ध देवताओं से बचता रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हत्यारे उसे खत्म कर दें। ये तुम्हारे लिए मेरे अटूट समर्थन को जारी रखने की मेरी कीमत है। हम दोनों जानते हैं कि एक बार जब आप देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे तो आपको हर संभव मदद की आवश्यकता होगी, नित्रोइल ने समझाया। उसकी आंखें माइकल की आंखों से टकरा रही थीं। स्थिति का भार हवा में भारी था। माइकल जानता था कि एनेग्राम ने उसके लिए काफ़ी परेशानी खड़ी की है, लेकिन वह स्थिति की जटिलता को भी समझता था। गया के पिता, एक ऐसे व्यक्ति जिसने उन्हें दर्द दिया था, वह भी उसकी पत्नी के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। माइकल के भीतर भावनाएं उमड़ पड़ीं जब उसने नित्रोइल के अनुरोध पर विचार किया। वह दांव और नित्रोइल के समर्थन को बनाए रखने की आवश्यकता को समझता था, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत संघर्ष को अनदेखा नहीं कर सकता था। ध्यान से सोचो, डार्क लॉर्ड। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे आपको स्पष्ट दिमाग से लेना चाहिए, नित्रोइल ने आग्रह किया, उसके चेहरे पर उथल पुथल को पहचानते हुए। अध्याय 1043 अगला कदम डेमी गॉड बनना है। नित्रोइल के मनों के मैदान से गायब हो जाने के बाद गया ने माइकल के पास जाकर देखा कि वह अपने सिर पर चर्मपत्र रखे हुए है। क्या तुमने अपनी बहन को अलविदा कह दिया? गया ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए चंचलता से पूछा। उसे हमेशा से ही सबरीना के लिए माइकल का स्नेह आकर्षक लगता था, क्योंकि विंस्टन परिवार के बाकी सदस्यों के प्रति उसकी दुश्मनी थी। हालांकि माइकल चुप रहा और उसके गंभीर व्यवहार ने गया का ध्यान आकर्षित किया। वह खुद को उसके करीब आने से नहीं रोक पाए और माहौल को हल्का करने के प्रयास में उसके गाल पर चुंबन ले लिया। कोई गंभीर लग रहा है, उसने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन माइकल ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। चिंतित होकर गया ने उसके हाथ से चर्मपत्र लिया और उस पर लिखी छवि और नाम पर नजर डाली। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह सदमे और गुस्से ने ले ली। तुम्हारे पास इस कमीने की तस्वीर क्यों है? गया की आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। उसने एडेलिया से उसके असली माता पिता के बारे में जाना था, कैसे बड़ा पिशाच एनेग्राम उसका असली पिता था। बड़े पिशाचों में सबसे बुरा माना जाने वाला। उसकी उम्र एक रहस्य बनी रही, संभवतः 1000 साल से ज्यादा। गया को उसके पिशाच जीन विरासत में मिले, जो एडेलिया के नागा जीन के साथ मिलकर उसे असाधारण रूप से शक्तिशाली प्राणी बनाते हैं। नित्रोइल चाहता है कि आरिया और उसकी टीम उसे ढूंढकर मार डालें, माइकल ने शांति से समझाया। उसके शब्दों ने गया को झकझोर कर रख दिया। वह इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध और अभिभूत हो गई। गया के भीतर परस्पर विरोधी भावनाएं उमड़ पड़ीं। वह जानती थी कि एनेग्राम ने उसकी मां एडेलिया को बहुत दर्द पहुंचाया है, लेकिन वह अपने जैविक पिता के रूप में उसके साथ एक अजीब जुड़ाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। यह एहसास कि कोई उसे मरवाना चाहता है, उसके दिल में विचारों और भावनाओं की उथल पुथल मचा गया। गया ने अपनी भावनाओं को स्थिर करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र माइकल से मिली और उसने उसकी आंखों में समझ और करुणा देखी। वह जानता था कि यह स्थिति उसके लिए कितनी जटिल थी। गया भावनाओं के मिश्रण से जूझ रही थी। एनेग्राम के अपने पिता होने के रहस्योद्घाटन ने उसके प्रति उसकी भावनाओं को जटिल बना दिया था। एक और, वह अपनी मां एडेलिया को छोड़ने के लिए उससे घृणा करती थी। उसे कभी नहीं जानने और हाल ही में उनके जैविक संबंध को जानने के कारण उसके दिल में एनेग्राम के लिए कोई प्यार नहीं था। फिर भी वह अभी भी उसका पिता था और उसे मारने का विचार गलत लगा। तुमने क्या कहा? गया ने माइकल से स्पष्टता की मांग करते हुए पूछा। वह निश्चित थी कि वह अपने पति से क्या जवाब चाहती है, लेकिन उसे उसके निर्णय को समझने की जरूरत थी। मैंने कहा था कि यह हो जाएगा, माइकल ने शांति से उत्तर दिया। डार्क लॉर्ड के रूप में वह रोजाना कठिन निर्णय लेने का आदी था और यह कोई अपवाद नहीं था। क्या? क्यों बकवास? गया की आवाज़ में आश्चर्य और उलझन साफ झलक रही थी। वह नित्रोइल का लक्ष्य है और अगर हम सहयोगी बने रहना चाहते हैं तो वह उसे मरवाना चाहती है, माइकल ने समझाया। गया के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि नित्रोइल से ऐसी प्रतिक्रिया भड़काने के लिए एनेग्राम ने क्या किया था। क्या माइकल ने एनेग्राम की मौत की उसकी इच्छा के पीछे का कारण पूछा? उसने कारण नहीं बताया, केवल इतना कहा कि यह उसके निरंतर समर्थन के लिए एक शर्त है। माइकल ने गया के अनकहे सवाल का जवाब दिया। माइकल को एहसास हुआ कि एनेग्राम को मारने का काम जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल था। पैंथियन के खिलाफ नरक के शासक डैगन के साथ गठबंधन करने की उसकी योजना ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी। उसे पता नहीं था कि एनेग्राम डैगन का एक वफादार सेवक था और उसे मारना शक्तिशाली शासक को शायद पसंद न आए। दूसरी ओर, एनेग्राम को मारने से इनकार करने पर उसे नित्रोइल का समर्थन खोना पड़ सकता था, जो उसके भविष्य के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा एडेलिया, गया की मां, अगर माइकल उसके पति को मार देता तो वह तबाह हो जाती, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती।
जैसे जैसे स्थिति का बोझ उस पर बढ़ता गया, माइकल को अपने विकल्पों का भारी बोझ महसूस हुआ। वह जानता था कि उसे ऐसा समाधान खोजने की जरूरत है जो उसके सहयोगियों की रक्षा करे और उसकी योजना को बरकरार रखे। हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा था और माइकल अच्छी तरह से जानता था कि उसके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। तुम क्यों सहमत हुए? गया ने माइकल के कंधे पर मुक्का मारा और स्पष्टीकरण मांगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, माइकल ने जवाब दिया, अपने निर्णय के बोझ को महसूस करते हुए। माइकल, लानत है। गया उसके करीब गया और फुसफुसाया, उसकी आवाज़ में उसकी हताशा स्पष्ट थी। अगर मैं एनाग्राम को मारने के लिए सहमत भी हो जाऊं, तो भी मुझे नहीं लगता कि माँ को यह मंजूर होगा। उसे कई बार मारने की कोशिश करने के बावजूद वह अभी भी उससे प्यार करती है। औरतें ऐसी ही होती हैं, गया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शब्दों ने माइकल के चेहरे पर हंसी ला दी, जिससे उनकी बातचीत की गंभीरता के बीच थोड़ी राहत मिली। औरतें ऐसी ही होती हैं। तो तुम मुझे मारने की कोशिश कब करने की योजना बना रहे हो? माइकल ने मजाक किया। मजाक मत करो, बेवकूफ़। मैं गंभीर हूँ। गया ने अपनी आंखें घुमाईं, उसकी भावनाएं अभी भी बहुत तेज थीं। इसके अलावा तुमने मुझसे शादी करने का फैसला करके अपनी किस्मत को एक तरह से तय कर लिया है। अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गया ने एक समाधान सुझाया। तो हमें उसकी मौत का नाटक करना चाहिए। नित्रोएल को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हमने उसे मार दिया है, लेकिन माँ को केवल ये बताना चाहिए कि हमने उसे नहीं मारा है। इस तरह हम दोनों ही पक्षों को संतुष्ट कर सकते हैं। जबकि यह एक बढ़िया विचार लग रहा था, माइकल जानता था कि नित्रोएल, एक पतित देवता और शिकार की देवी को धोखा देना आसान नहीं होगा। इंग्राम की मौत का नाटक करना उसे मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि हम नित्रोएल को मूर्ख बना सकते हैं। हमें उसे मारना होगा और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना होगा, माइकल ने कहा, उसकी आवाज़ गंभीर और दृढ़ थी। अपने ही पिता को मारने की संभावना ने गया के दिल पर भारी बोझ डाला, लेकिन वह स्थिति की ज़रूरत को समझती थी। डार्क लॉर्ड और उसकी पत्नी के रूप में उन्हें कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए बलिदान और रणनीतिक सोच की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि नित्रोएल वह नहीं है जो वह दिखती है, माइकल। हमें उसके आसपास सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम इनग्राम को ढूंढ पाते तो हम ये पता लगा पाते कि नित्रोएल उसे क्यों मरवाना चाहता है। गया ने अपनी चिंता व्यक्त की। उसका कारण चाहे जो भी हो, हम अपने सहयोगी के रूप में नित्रोएल को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, माइकल ने जोर देकर कहा। गया की बेहतर समाधान खोजने की इच्छा के बावजूद वह जानती थी कि नित्रोएल की सहायता उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। जब वे नित्रोएल के अनुरोध पर विचार कर रहे थे, माइकल ने अज़ाज़ेल को अपने पास बुलाया। अज़ाज़ेल, सेबर और आर्या को मेरे पास लाओ, उसने आदेश दिया। जल्द ही सेबर और आर्या डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन के सामने आ गए और सम्मानपूर्वक झुके। अज़ाज़ेल माइकल के पीछे खड़ा था, ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने के लिए तैयार। सेबर, आर्या, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर काम करो और इस आदमी को ढूंढो, माइकल ने चर्मपत्र सेबर को दिया। जब सेबर ने इसे खोला और इनग्राम का चित्र देखा तो वह चौंक गया, ठीक वैसे ही जैसे गया चौंक गया था। मेरे प्रभु, यह इनग्राम है, सेबर ने स्वीकार किया। केवल गया, अज़ाज़ेल और कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे कि इनग्राम गया के पिता थे। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ढूंढो और जैसे ही तुम उसे ढूंढो मुझे सूचित करो। उसके पास मत जाओ और अगर वह तुम्हें ढूंढ ले तो तुरंत पीछे हट जाओ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में उससे भिड़ना नहीं है, माइकल ने दृढ़ता से निर्देश दिया। सेबर और आर्या ने अपने कार्य की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। एक बार जब उन्हें अपने आदेश मिले और वे उन्हें पूरा करने के लिए गायब हो गए, तो लेनोरा और ट्रिस्टा माइकल और गया के पास पहुंचे। दोनों ने डार्क लॉर्ड के सामने घुटने टेके, अपना सम्मान और कृतज्ञता दिखाते हुए। लेनोरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि डार्क लॉर्ड ने उसे मौत के कगार से वापस लाकर उसके लिए एक नया शरीर बनाया है। एक बड़ी पिशाच होने के नाते वह जानती थी कि उसके खिलाफ परिस्थितियां थीं, लेकिन माइकल की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन बाधाओं को चुनौती दी थी। ट्रिस्टा भी माइकल के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थी, ये जानते हुए कि उसने लेनोरा के शरीर का पुनर्निर्माण करके उससे किया अपना वादा पूरा किया था। मेरे प्रभु, मैं आपके लिए अनंत कृतज्ञता रखती हूँ, लेनोरा ने अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। फीनिक्स परियोजना द्वारा कुशलता से तैयार किए गए उसके नए शरीर ने उसकी पिशाच क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक मजबूत किया था, जिससे वह एक दुर्जय शक्ति बन गई थी। माइकल ने अपना ध्यान अगले कार्य पर केंद्रित किया। मेरे पास आप दोनों के लिए एक नया मिशन है। चूंकि स्काईहॉल निष्पादन दल ने हमारे सहयोगियों को समाप्त कर दिया है, इसलिए हमने दक्षिणी महाद्वीप पर नियंत्रण खो दिया है, जिसमें तिबेरियस की स्वतंत्रता भूमि भी शामिल है। अब समय आ गया है कि हम इस क्षेत्र पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त करें। आपका काम सैडी के साथ काम करना, नए सदस्यों की भर्ती करना और हमारे नियंत्रण को फिर से स्थापित करना है। यदि आवश्यक हो तो आप स्काईहॉल निष्पादन दल को समाप्त करने के लिए मृत्यु दस्ते को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि उनकी मृत्यु दुर्घटनाएं प्रतीत हों।
हम नहीं चाहते कि स्काईहॉल को पर्दे के पीछे हमारी संलिप्तता पर संदेह हो, माइकल ने निर्देश दिया। ट्रिस्टा और लेनोरा को दक्षिणी महाद्वीप पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसे पूरा मान लें मेरे प्रभु, जब आप अगली बार दक्षिणी महाद्वीप में प्रवेश करेंगे तो हमारे अधीनस्थ ही भूमि पर शासन और शासन करेंगे, लेनोरा ने प्रतिज्ञा की। उसके शब्दों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। तो अब क्या योजना है? गया ने सभी के चले जाने के बाद माइकल की ओर देखते हुए पूछा। मुझे देवताओं के राज्य में जाने से पहले एक और काम करना है, माइकल ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए उत्तर दिया। उसके मन में इवान के साथ उसकी भीषण लड़ाई की यादें फिर से उभर आईं। अब समय आ गया है कि मैं एक देवता बन जाऊं और इवान से हमेशा के लिए निपट लूं। सेलेसी ने अपनी शक्ति दिखा दी है, लेकिन अब वह अनुभव करेगी कि दुनिया के नंबर 1 हिटमैन की सूची में होने का क्या मतलब है। माइकल ने हंसी और आत्मविश्वास के मिश्रण के साथ घोषणा की, ये जानते हुए कि वह सबसे कुशल और घातक हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध था। मुझे उस कुतिया को मारने दो, गया ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जब तुम उसे पाओगे तो तुम उसे बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, माइकल ने उत्तर दिया, सेलेसी को ट्रैक करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए, जो अब तक उनसे बचने में कामयाब रहा था। डार्क सीड्स इकट्ठा करने के बाद माइकल के पास ईश्वरत्व के दूसरे स्तर डेमिगॉड स्तर पर कदम रखने के लिए आवश्यक सब कुछ था। उसने पहले से ही एक एकांत और शक्तिशाली स्थान चुना था जहां वह अपनी दिव्य शक्ति के अगले चरण पर चढ़ने के लिए स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करेगा। एक बार जब वह एक डेमीगॉड बन गया तो माइकल जानता था कि उसके पास बिना किसी डर के इवान का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। भले ही इवान सेलेसी के यंत्र द्वारा एक देवता में बदल गया था, लेकिन वह अब अंधेरे के देवता माइकल के लिए कोई खतरा नहीं होगा। माइकल की नई शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि इवान की क्षमताएं उसकी अपनी क्षमताओं की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। हालांकि माइकल को इवान के साथ सीधे टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह उसे एक पुराने ढंग की हत्या में खत्म करना चाहता था, जिससे उसकी संलिप्तता का कोई निशान न रहे। माइकल चुपके और धोखे का मास्टर था और उसे यह पसंद था इवान को छाया से नीचे लाने का विचार। इस बात से अनजान की डार्क लॉर्ड बच गया था और उसने अपनी मौत को एक चाल के रूप में रचा था। इवान ने अपने मंगेतर विक्टोरिया के साथ आनंद में अपने दिन बिताए, जो उस आसन खतरे से पूरी तरह बेखबर था जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माइकल ने देवताओं के दायरे में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उसे अगले लक्ष्य के रूप में चुना था। ये देवताओं के बीच लड़ाई आग का अंत है। अगले अध्याय से देवताओं का क्षेत्र आग शुरू होगा। अध्याय 1044 अगले देवत्व स्तर आई तक पहुंचना। नित्रोइल के सुरक्षित घर से प्रस्थान करने के बाद माइकल ने एलिडिर द्वारा उपहार में दिए गए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करके अशुभ दानव की कब्र पर पहुंचा। कब्र के ऊपर का आसमान लाल रंग का था, जो एक भयानक वातावरण बना रहा था जो भयानक परिदृश्य से मेल खाता था। माइकल का पहला उद्देश्य रानी के ऊर्जा क्रिस्टल का पता लगाना और उससे अपना वादा पूरा करना था। हालांकि ऐसा करने से पहले उसे देवत्व के स्तर 2 अर्धदेव स्तर पर चढ़ना था। दूर माउंट हेड्स ने लाल रंग के आसमान में ज्वालामुखी के धुएं को उगल दिया। पहाड़ के नीचे की जाली माइकल की वापसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी के लिए उसके मन में एक अलग गंतव्य था। एक स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने और अर्धदेव स्तर की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे अत्यधिक गर्मी का सामना करने की आवश्यकता थी। माउंट हेड्स अपने बुदबुदाते लावा और चिलचिलाती गर्मी के साथ सही अवसर प्रदान करता है। अपने गहरे रंग के सूट में सजे माइकल ने अपने कवच में एकीकृत शक्तिशाली धातु के पंखों को सक्रिय किया। एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ उसने गुरुत्वाकर्षण के दमनकारी बल को चुनौती दी और शान से लाल रंग के आसमान में चढ़ गया। जैसे जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ता गया, दानव की कब्र पर उसके पहले के आगमन की यादें फिर से उभर आईं, जब उसने गुरुत्वाकर्षण के अडिग खिंचाव के खिलाफ संघर्ष किया था। अब अपने कवच के संवर्धन की बदौलत वह आसानी से हवा को चीरता हुआ माउंट हेड्स के चिलचिलाती चोटी की ओर चढ़ गया। अपने धातु के पंखों के प्रत्येक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ माइकल हवा में और ऊपर की ओर बढ़ता गया, माउंट हेड्स के चिलचिलाती चोटी के करीब पहुंचता गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, पहाड़ की बुदबुदाती लावा से भरी गहराई से तीव्र गर्मी की लहरें उसे धोती चली गईं। अपने ईश्वरीय शक्तिशाली शरीर के बावजूद वह उग्र वातावरण की तीव्रता को महसूस करते हुए बहुत पसीना बहाए बिना नहीं रह सका। अंत में माइकल पहाड़ की चोटी पर उतरा। उसकी निगाह नीचे उबलते रिश्ते लावा पर टिकी हुई थी। वह एक पल के लिए झिझका, सिस्टम के निर्देशों पर विचार करते हुए कि वह खुद को लावा में डुबो दे। व्यंग्य के भाव के साथ उसने सिस्टम को संबोधित किया, उसकी अजीबोगरीब योजना पर सवाल उठाया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं लावा में जाऊं? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज में हास्य और चिंता का मिश्रण स्पष्ट था। सिस्टम ने उत्तर दिया, आपके शरीर को प्रत्येक तत्व के साथ उसके सबसे शक्तिशाली रूप में तड़पाया जाना चाहिए। सबसे पहले आग। ये लावा सबसे शुद्ध रूप नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसे काम करना होगा।
अब लावा को एक शांत स्विमिंग पूल के रूप में कल्पना करें और नीचे कूदें। बहुत सरल सुझाव पर अपनी आंखें घुमाते हुए माइकल झुंझलाहट और मनोरंजन के मिश्रण को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इसे एक स्विमिंग पूल के रूप में कल्पना करें और नीचे कूदें। यही आपकी योजना है, उसने अपने सामने चुनौती को महसूस करते हुए उपहास किया। सिस्टम के आग्रह के साथ माइकल ने खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। वह जानता था कि उसे सिस्टम पर भरोसा करना होगा, भले ही उसे चिलचिलाती लावा में कूदने का विचार बेतुका लगे। दृढ़ निश्चय के साथ उसने सिस्टम को याद दिलाया, अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे प्रोजेक्ट फीनिक्स के जरिए वापस लाना सुनिश्चित करें। सिस्टम ने अपने सामान्य बेपरवाह तरीके से जवाब दिया, तुम मरने वाले नहीं हो। शायद कुछ जल जाओ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे उपचार औषधि ठीक नहीं कर सकती। हालांकि संदेहास्पद, माइकल समझ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना कवच उतार दिया, उसे एक तरफ रख दिया और अपनी शक्ति को सिस्टम के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए केंद्रित किया। इमारत के ऊपर खड़े, लावा की आग की भयावह चमक के नीचे नग्न माइकल के शरीर पर उसकी कई लड़ाइयों के निशान थे, जो गहरे नारंगी रंग से रोशन थे। यहाँ कुछ नहीं है, अपने साहस को बुलाते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। दृढ़ निश्चय के साथ वह किनारे पर भागा और चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद करके सीधे पिघले हुए गड्ढे में कूद गया। भाड़ में जाओ। जैसे ही उसका शरीर लावा के संपर्क में आया, उसके अंदर दर्द की एक पीड़ादायक लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे हर तंत्रिका अंत जल रहा हो, लेकिन इससे पहले कि उसका दिमाग पीड़ा को पूरी तरह से समझ पाता, वह जलते हुए तरल से घिर गया। उसके चारों ओर की दुनिया तीव्र गर्मी और जलन की धुंधली धुंध बन गई। जीर्ण शीर्ण महल के अंदर एंडोहर अस्त व्यस्त खड़ा था। उसका एक बार का कुलीन और शांत रूप अब फटे कपड़ों, बिखरे बालों और लाल आंखों से बदल गया था, जो उसके भीतर की उथल पुथल को दर्शाता था। अचानक एक चमकदार रोशनी ने महल को रोशन कर दिया, जिससे सूचना की देवी सेराफिन की उपस्थिति का पता चला। उसका रूप हमेशा की तरह शुद्ध प्रकाश था और उसने आश्चर्य से महल की स्थिति को देखा। एंडोहर, जो अपने शांत व्यवहार के लिए जाना जाता था, उत्तेजित और व्यथित लग रहा था। मुझे लगा कि तुम जश्न मना रहे हो, एंडोहर, सेराफिन ने धीरे से कहा, उसकी उथल पुथल के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हुए। उस कमीने ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। एंडोहर की आवाज़ महल में गूंज उठी, जिससे दीवारें उसके क्रोध के बल पर कांप उठीं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा कट्टर दुश्मन, अंधेरे का देवता, मर चुका है, सेराफिन ने पूछा। तो फिर मैं देवताओं के लोक में क्यों नहीं लौट सकता? बाधा अभी भी बरकरार है। एंडोहर की हताशा स्पष्ट थी। 5000 वर्षों से वह मानता था कि डार्क लॉर्ड या नूह, प्रकाश के देवता की मृत्यु, नश्वर क्षेत्र को देवताओं के क्षेत्र से अलग करने वाली बाधा को तोड़ देगी, जो पिछले डार्क लॉर्ड द्वारा बनाई गई बाधा थी। अपने वर्तमान संकट की स्थिति में एंडोहर इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से जूझ रहा था कि डार्क लॉर्ड के कथित निधन के बावजूद बाधा बरकरार रही। स्थिति की अनिश्चितता उस पर भारी पड़ रही थी और उसकी भावनाएं बहुत बढ़ गई थीं, जिससे उसने अपनी निराशा को एक शक्तिशाली चीख के साथ व्यक्त किया, जिसने उसके ढहते हुए महल की नींव को हिला दिया। हालांकि एंडोहर के अविश्वास के लिए कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उसने माना था। डार्क लॉर्ड को कथित तौर पर उसके अपने भाई नूह ने भगवान को मारने वाले तीरों का उपयोग करके मार दिया था, फिर भी बाधा स्थिर और अपरिवर्तित रही। शायद हम बाधा की प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, सेराफिन ने एंडोहर को समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज़ शांत और आश्वस्त करने वाली थी। डार्क लॉर्ड को प्रकाश के देवता एंडोहर ने मार डाला। मैंने ऊर्जा में उतार चढ़ाव देखा और उसके शरीर को टुकड़ों में उड़ते देखा। लेकिन एंडोहर की बेचैनी साफ दिख रही थी, क्योंकि उसने पागलपन से अपना सिर हिलाया। वह मर नहीं सकता था। उसने अपनी मौत का नाटक किया होगा। मैं अभी भी कैसे यहाँ हूँ? उसने सवाल किया। उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं। यह विचार कि डार्क लॉर्ड ने एंडोहर सहित सभी को धोखा देने के लिए किसी तरह अपनी मौत की साजिश रची थी, उसे अंदर से कुतर रहा था। घबराओ मत एंडोहर, अंधेरे के देवता के चले जाने के बाद अब देवगण बाधा की और जांच कर सकते हैं, सेराफिन ने उसे सांत्वना देने के प्रयास में कहा। लेकिन एंडोहर का गुस्सा बहुत ज्यादा था और उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, जिससे महल हिल गया। बस, वह गरज उठा। उसकी हताशा उसके अस्तित्व के हर रेशे में स्पष्ट थी। तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें डैगन से लड़ने में मदद करूं ताकि वह देवताओं के दायरे में न पहुंचे, तो तुम देवताओं के समूह से मदद मांगोगे और मुझे इस मनहूस जगह से आज़ाद करोगे। मैं इससे तंग आ चुका हूं। मैं अभी यहां से निकल जाना चाहता हूं। एंडोहर चिल्लाया, उसकी आवाज़ ढहती दीवारों से गूंज रही थी। जैसे ही वह दहाड़ रहा था, उसके आसपास का समय और स्थान विकृत हो गया, जो समय और स्थान के देवता के रूप में उसकी शक्ति का प्रमाण था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि इससे वास्तविकता का ताना बाना हिल गया। पूरे नश्वर क्षेत्र में समय कुछ पल के लिए रुक गया, एंडोहर के जबरदस्त क्रोध के दबाव को महसूस करते हुए। शांत हो जाओ एंडोहर, तुमने इतने सालों तक डार्क लॉर्ड के विनाश का इंतजार किया है और अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है।
ये केवल समय की बात है कि हम अवरोध को तोड़ दें, सेराफिन ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए आग्रह किया। उसने अनुमान लगाया था कि एंडोहर अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता का जश्न मनाएगा, लेकिन इसके बजाय उसकी हताशा और बेचैनी स्पष्ट थी। उसने विश्वास किया था कि डार्क लॉर्ड या नूह के मारे जाने के बाद उसे फंसाए रखने वाला अवरोध टूट जाएगा, फिर भी स्थिति वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। बाधा को रोकने के लिए डार्क लॉर्ड के बिना ये केवल समय की बात थी कि हम बाकी सील धारकों को ढूंढकर उन्हें मार डालें। मुझे यकीन है कि एक बार सील धारकों के मर जाने के बाद अवरोध टूट जाएगा। डार्क लॉर्ड के बिना सील धारकों को मारने के लिए फूल तोड़ना जितना आसान होगा, सेराफिन के शब्दों ने एंडोहर के गुस्से को शांत किया। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, सेराफिन? एंडोहर ने सेराफिन के चमकते हुए प्रकाश रूप का सामना करने के लिए मुड़कर देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी, एंडोहर, उसने जवाब दिया। ज्ञान की देवी के पास जाओ और पूछो कि जब कोई देवता मरता है तो क्या होता है, एंडोहर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं नहीं चाहता कि वह फिसलन भरा कमीना मुझे एक बार फिर बेवकूफ़ बनाए, उसने कहा, उसका मन अपने कट्टर दुश्मन, डार्क लॉर्ड, जिसे अंधेरे के देवता के रूप में भी जाना जाता है, के प्रति हत्या के इरादे से भरा हुआ था। तुम क्या सोच रही हो, एंडोहर? सेराफिन ने उत्सुकता से पूछा। अगर हम ये पता लगा लें कि जब कोई देवता मरता है तो क्या होता है, तो हम वास्तव में जान सकते हैं कि डार्क लॉर्ड मर गया या उस कमीने ने अपनी मौत का नाटक किया। लेकिन देवताओं के समूह के बाहर ऐसा ज्ञान रखने वाला एकमात्र व्यक्ति आपकी बहन, ज्ञान की देवी होगी, एंडोहर ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता के साथ समझाया। जब एंडोहर ने ज्ञान की देवी से मदद मांगने का जिक्र किया तो सेराफिन चुप हो गई। उसके और उसकी बहन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, और ज्ञान की देवी के गुप्त संदेशों से निपटना हमेशा एक चुनौती थी। आप जानते हैं कि वह कैसी है। मैं सूचना की देवी और उसकी बहन हूँ, लेकिन मुझे भी उसके गुप्त संदेशों को समझने में मुश्किल होती है, सेराफिन ने कहा, उसकी आवाज़ में उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, सेराफिन। अगर वह कमीना बच गया तो वह कभी खुद को प्रकट नहीं करेगा। मुझे पता है कि वह कैसे सोचता है। हम बात करते समय वह और भी मजबूत बनने का प्रयास करेगा। एक बार जब वह डेमीगॉड स्तर पर पहुंच जाता है तो कोई भी उस पर निगरानी नहीं रख सकता। वह अकेले ही छाया में काम करेगा। जब वह छिपा होता है तो आपको पता नहीं होता कि वह क्या करने में सक्षम है। आप और पूरा देवगण अपनी पीठ पर निशाना लेकर चल रहे होंगे, एंडोहर ने चेतावनी दी, उसकी आवाज़ चिंता और तत्परता से भरी हुई थी। बहुत अच्छा, एंडोहर, मैं उससे बात करने जाऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी सांस नहीं रोक पाता। वह काफ़ी मायावी हो सकती है, सेराफिन ने ज्ञान की देवी से निपटने की कठिनाई को स्वीकार करते हुए आह भरी। हनी, अगर अंधेरे का देवता जीवित है तो उसका अगला कदम डैगन से मिलना होगा। हमें उन्हें गठबंधन करने से रोकना होगा, अन्यथा तुम और देवगन युद्ध में हार गए हो, एंडोहर ने अपनी आवाज़ में मनोरंजन के संकेत के साथ कहा। सेराफिन के महल से बाहर निकलते ही उसके चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जिससे महल अपने पिछले भयानक रूप में लौट आया। अब अकेले एंडोहर महल के बीच में खड़ा था, उसका दिमाग इस बात के विचारों से भरा हुआ था कि डार्क लॉर्ड का सामना कैसे किया जाए और उसे कैसे हराया जाए। हालांकि लंबे समय में पहली बार एंडोहर को बेचैनी का एहसास हुआ। उसे डर था कि वह मायावी और चालाक अंधेरे के देवता के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपनी बढ़त खो सकता है। अध्याय 1045 अगले देवत्व स्तर 2 तक पहुंचना। माउंट हेड्स के अग्निमय गड्ढों के भीतर माइकल ने अपने शरीर को पिघलाने वाले लावा के कष्टदायी दर्द को सहन किया। तीव्र गर्मी ने उसकी सीमाओं को अधिकतम तक धकेल दिया। सिस्टम के अनुसार एक स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने और डेमी गॉड स्तर पर चढ़ने के लिए उसे एक विशिष्ट तत्व द्वारा परीक्षण से गुजरना पड़ा। इस मामले में यह अग्नि द्वारा परीक्षण था। पिघले हुए गड्ढे की चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए उसके मन, आत्मा और शरीर की पूरी क्षमता से परीक्षा ली जा रही थी। लावा के अंदर जहां कोई नहीं देख सकता था, माइकल ने ज्वालामुखी के लावा को सहने के लिए खुद को अंधेरी लपटों से घेर लिया। जैसे जैसे वह साधना कर रहा था, उसका मन दूसरे क्षेत्र में भटक गया। जल्द ही माइकल ने खुद को एक उजाड़, दुर्स्वप्न परिदृश्य में पाया। ऊपर का आसमान एक काले काले शून्य में था। अजीब छायादार जीव अंधेरे में दुबके हुए थे, उनकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं। ये राक्षसी प्राणी भ्रम थे जिनका सामना उसे अर्धदेवता के स्तर पर चढ़ने के लिए करना था। ये जीव लंबे अंगों और तीखे पंजों वाले काले, अलौकिक प्राणी प्रतीत होते थे। उनके शरीर हमेशा बदलते रहने वाले स्याही जैसे पदार्थ से बने हुए प्रतीत होते थे, और उनकी आंखों से एक भयानक, चमकती हुई रोशनी निकलती थी। प्रत्येक प्राणी में अनूठी विशेषताएं थीं। कुछ कई जानवरों के मुड़े हुए मिश्रण की तरह दिखते थे, जबकि अन्य भय के अवतार प्रतीत होते थे। इन प्राणियों को ब्रह्मांड द्वारा उद्देश्यपूर्ण रूप से माइकल को अंधेरे के देवता के रूप में चुनौती देने और उन्हें शांत करने के लिए बनाया गया था। प्रत्येक देवता को अपने देवत्व के अगले स्तर पर चढ़ने के लिए अलग अलग परीक्षणों से गुजरना पड़ा।
जबकि कुछ परीक्षण आसान थे, अन्य, जैसे माइकल या युद्ध के देवता रुद्र, को अपनी दिव्य शक्ति के अगले चरण तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ा। जब माइकल ने भ्रमों का सामना किया तो प्राणियों की फुसफुसाहट दुर्स्वप्न परिदृश्य में गूंज उठी। उनकी आवाज़ें भयावह थीं, जो भयावह धुनों की तरह अंधेरे में बुन रही थीं। उसे देखो, छाया में लड़खड़ाता हुआ एक प्राणी फुसफुसाया, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। वे उसे डार्क लॉर्ड कहते हैं। लेकिन क्या वह वास्तव में अपनी शक्ति को समझता है? एक और प्राणी ने अपनी आवाज़ में धूर्तता और ताना मारते हुए कहा, ओह, वह सोच सकता है कि उसने अंधकार को गले लगा लिया है, लेकिन उसे अभी भी इसका असली सार समझना बाकी है। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, ये जीवित प्राणियों के हृदय में निहित सभी चीज़ों का मूर्त रूप है। माइकल, पस्त और दृढ़, अपने आसपास की फुसफुसाहट सुन सकता था। दर्द के बावजूद उसने प्राणियों से पूछा, तुम क्या हो? मेरे डर से पैदा हुए भ्रम या कुछ और? एक तीसरा प्राणी करीब आया, उसका रूप छाया में बदल रहा था और विकृत हो रहा था। हम आपके संदेह, आपकी असुरक्षा और आपके सबसे गहरे डर की अभिव्यक्ति हैं, उसने कर्कश स्वर में कहा। लेकिन हम केवल भ्रम से अधिक हैं। हम उस शक्ति की प्रतिध्वनि हैं जिसे आप चाहते हैं। माइकल की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जिस शक्ति की तलाश कर रहा हूँ। मैं डार्क लॉर्ड हूँ, अंधेरे का देवता हूँ। मैंने अपने भीतर की छायाओं को गले लगा लिया है। ओह, लेकिन अंधकार केवल विनाश और अराजकता के बारे में नहीं है, पहले प्राणी ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ प्राचीन ज्ञान से गूंज रही थी। अंधकार के सच्चे देवता के पास दूसरों के भीतर के अंधकार को नियंत्रित करने और उसका दोहन करने की शक्ति है। यह मन को प्रभावित करने, भावनाओं में हेरफेर करने और नश्वर और अमर दोनों की इच्छा को समान रूप से मोड़ने की शक्ति है। दूसरे प्राणी ने जारी रखा, उसका स्वर भयानक और मंत्रमुग्ध करने वाला था। अंधकार के साथ खुद को गुप्त रूप से छिपाने, दुनिया भर में अदृश्य रूप से घूमने और अपने विरोधियों के दिलों में डर पैदा करने की क्षमता आती है। ये केवल क्रूर शक्ति नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म, कपटी शक्ति है जो अस्तित्व के मूल ढांचे को नियंत्रित कर सकती है। माइकल ने ध्यान से सुना, अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए अंधकार के गहरे महत्व को समझना शुरू कर दिया। तो अंधकार का देवता लोगों के भीतर के अंधकार को नियंत्रित कर सकता है, उसने सोचा, उन्हें अपनी इच्छा के साधन बनाकर। वास्तव में, तीसरे प्राणी ने फुसफुसाया, लेकिन इसके परिणाम भी होते हैं। अंधकार शक्ति का उपयोग करने वाले और शक्ति का उपयोग करने वाले दोनों को ही नष्ट कर सकता है। अंधकार के देवता को इस शक्ति का उपयोग करने और इसके आकर्षण के आगे झुकने के बीच संतुलन बनाना चाहिए। पहले प्राणी ने कहा, और यहीं पर असली ताकत निहित है। अंधकार को नियंत्रित करने की शक्ति, बिना उसे अपने ऊपर नियंत्रण करने दिए। जैसे ही माइकल ने उनके शब्दों को आत्मसात किया, उसे एहसास हुआ कि अंधकार को गले लगाना केवल क्रूर शक्ति या भय के माध्यम से शासन करने के बारे में नहीं था। ये छाया की पेचीदगियों और दुनिया और खुद पर उनके प्रभाव को समझने के बारे में था। दूसरे प्राणी ने मोहक ढंग से फुसफुसाते हुए कहा, हमारे साथ आओ, डार्क लॉर्ड। अंधकार की सच्ची शक्ति को अपनाओ और अजेय शक्ति बनो। जब माइकल अपनी नई समझ से सशक्त होकर दृढ़ खड़ा था, तो वह अचंभित रह गया, क्योंकि छाया से अधिक प्राणी उभर रहे थे। वे उसके चारों ओर घूम रहे थे, उनके रूप द्वेष के साथ बदल रहे थे और मुड़ रहे थे। उनके अचानक हमले ने उसे भ्रमित और हैरान कर दिया, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले वे उसके साथ फुसफुसा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, प्राणी उस पर झपट पड़े, उनकी हरकतें तेज और अथक थीं। माइकल ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन इन भूतिया संस्थाओं के खिलाफ उसके हमले निरर्थक लग रहे थे। उनके अंधेरे तने उसके चारों ओर लिपटे हुए थे, उसकी हरकतों को प्रतिबंधित कर रहे थे और उसकी ताकत को खत्म कर रहे थे। अफरा-तफरी के बीच प्राणियों ने अपने असली इरादे प्रकट किए। भयानक सटीकता के साथ वे माइकल के अस्तित्व में पहुंच गए, अंधेरे की लपटों को बाहर निकाला जो उसके सबसे गहरे डर का रूप ले चुके थे। एक एक करके आकृतियां भयावह आकृतियों में बदल गईं। उनमें से एक था स्पेक्टर, वह गुरु जिसने कभी उसे धरती पर एक क्रूर हत्यारा बना दिया था। स्पेक्टर ने वही काला, हुड वाला लबादा पहना हुआ था, उसकी ठंडी आंखें माइकल की आंखों पर टिकी हुई थीं। हत्यारे के रूप में उसके पिछले जीवन की यादें वापस आ गईं, जिससे अपराधबोध और पश्चाताप की भावनाएं जाग उठीं। स्पेक्टर के बगल में एक लंबा, खतरनाक ऑक खड़ा था, वही जो युद्ध के देवता रुद्र की कृपा के प्रभाव में था और उसने उसकी शादी के दिन उस पर हमला किया था। ऑक की आंखें दुष्टता से चमक रही थीं, क्योंकि वह एक दुष्ट, खून से सना हुआ ब्लेड चला रहा था। अपने प्रियजनों को फिर से खोने का डर माइकल के दिल को जकड़ रहा था। उसके डर और पिछले अनुभवों की ये अभिव्यक्तियां भारी थीं, और एक पल के लिए माइकल ने हमले के सामने खुद को असहाय महसूस किया। जीव उसकी कमजोरी का फायदा उठाते दिख रहे थे, उनकी भयावह हंसी अंधेरे रसातल में गूंज रही थी। हालांकि जब वह नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसे विश्वासघात से पहले जीवों की फुसफुसाहट याद आ गई। अंधकार की असली शक्ति केवल विनाश के बारे में नहीं थी, बल्कि भीतर की छायाओं का दोहन और नियंत्रण करने के बारे में भी थी।
अपनी नई समझ से उसने अपने मन को स्थिर किया और अपने भीतर के अंधकार पर ध्यान केंद्रित किया। जब माइकल ने भ्रमों का सामना किया तो स्पेक्ट्रे, ऑक और प्राणियों का प्रत्येक हमला भयानक रूप से वास्तविक लगा। उसे इन भूतिया दुश्मनों द्वारा फेंका गया, काटा गया और पीटा गया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और उसके दृढ़ संकल्प को चुनौती मिली। हर प्रहार के साथ सिस्टम ने तुरंत उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया, जिससे उसे दृढ़ रहने की अनुमति मिली। जब माइकल अपने मन के अंदर के अंधकार का सामना कर रहा था तो लावा और काली लपटें धीरे धीरे उसकी त्वचा को पिघला रही थीं। उस पल माइकल का मांस धीरे धीरे पिघल रहा था, जिससे उसका कंकाल दिखाई दे रहा था। लेकिन जल्द ही काली लपटें धीरे धीरे उसके शरीर की हर हड्डी के चारों ओर लिपट गईं और उसके मांस का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। माइकल ने एक गति परीक्षण पूरा करने के बाद स्वर्ण ऊर्जा के रूप में अंधकार का बीज प्राप्त किया, जो धीरे धीरे उसकी गति को बढ़ाने के लिए काली लपटों में समा गया। दूसरी ओर सिस्टम ने उसके सभी मंत्रों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने सिलनेस मंत्र को लेवल 2 पर अपग्रेड किया है। सिस्टम ने उल्का मंत्र को लेवल 2 पर अपग्रेड किया है। सिस्टम ने एनर्जी डिवोवा को लेवल 6 पर अपग्रेड किया है। सिस्टम ने सोल ईटर को लेवल 6 पर अपग्रेड किया है। सिस्टम ने सोल स्टेयर को लेवल 5 पर अपग्रेड किया है। सिस्टम ने रिस्पॉन्सिव शील्ड को लेवल 9 पर अपग्रेड किया है। सिस्टम ने एनवायरनमेंट स्कैनिंग को लेवल 9 पर अपग्रेड किया है। माइकल के दिमाग में अंधेरे के खिलाफ लड़ाई जारी थी। स्पेक्ट्रे और खतरनाक ऑक के नेतृत्व में अंधेरे के जीवों ने लगातार उस पर हमला किया। हर वार दर्दनाक रूप से वास्तविक लगा और दर्द बहुत तीव्र था। माइकल ने अपने आप को संभालने के लिए संघर्ष किया, लगातार हमले से अभिभूत महसूस किया। लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसने एक शक्तिशाली शॉकवेव को छोड़ दिया, जिसने अंधेरे जीवों को पीछे की ओर उड़ा दिया। प्राणियों की फुसफुसाहट उसके मन में गूंज रही थी, जो उसे अंधकार को गले लगाने, उन सभी को बांधने वाले संबंध को महसूस करने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अंधेरे से जुड़ाव को अपनाया, प्राणियों के भीतर स्पंदित ऊर्जा को महसूस किया। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उसे अपने सच्चे स्व में टैप करने के लिए उकसाया, अंधेरे को गले लगाने के लिए जो अंधेरे के देवता के रूप में उसका हिस्सा था। स्पेक्टर और ऑक की मार के बीच माइकल ने अपनी आंखें खोलीं, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे कि दर्द का स्वागत कर रहा हो। उसने हमलों को 1 इंच भी पीछे हटे बिना खुद पर हमला करने दिया, अंधेरे से बढ़ते संबंध से ताकत हासिल की। नई स्पष्टता के साथ उसने अपने हाथ से आगे बढ़ाया, उसका स्पर्श शक्ति से भरा हुआ था। उसने प्राणियों के भीतर अंधेरे के धड़कते दिल को महसूस किया और समझा कि यह अंधेरे के देवता के रूप में उसकी अपनी शक्ति का एक अभिन्न अंग था। दृढ़ विश्वास के साथ उसने उनके भीतर के अंधेरे को कुचल दिया, इसे अपने भीतर समाहित कर लिया। जैसे जैसे अंधेरे जीव माइकल की हरकतों से शांत होते गए, उनकी फुसफुसाहट भरी प्रोत्साहन तेज होती गई। उन्होंने उसे अपने सार को अपनाने, अंधेरे के साथ एक होने का आग्रह किया। माइकल अब अंधेरे के देवता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए ऊंचा और अडिग खड़ा था। प्रत्येक अंधेरे प्राणी को अवशोषित करने के साथ उसने अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास की लहर महसूस की। उसका रूप उसके अपने मन के भीतर बड़ा होता गया, पराजित प्राणियों से ऊंचा। हाँ, इसे गले लगाओ, अंधेरे के साथ एक हो जाओ, प्राणियों ने आग्रह किया, उनकी आवाज़ उत्साह से गूंज रही थी। माइकल का दृढ़ संकल्प अडिग था और वह उनके भीतर अंधेरे को अवशोषित करना जारी रखता था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके ऊपर एक नई अनुभूति छा गई, एक ऐसी शक्ति जो जन्मजात महसूस हुई, सिस्टम की सीमाओं से परे। यह अंधेरे के देवता के रूप में उसकी अपनी शक्ति थी और यह उसके भीतर बह गई, जिससे उसे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस हुआ। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसके भीतर हमेशा से यह शक्ति थी, जिसे स्वीकार किए जाने और उपयोग किए जाने का इंतजार था। यह उसे दिया गया कोई शीर्षक नहीं था, ये वह था जो वह वास्तव में था। मेजबान को ईश्वरत्व के स्तर 2 डेमी गॉड स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। एक सहज शक्ति अनलॉक हो गई है। शरीर पुनर्निर्माण 65% पूरा हो गया है। जब माइकल अपने मन के भीतर अंधेरे से जूझ रहा था तो अंधेरे क्षेत्र में अचानक एक प्रतिध्वनि गूंज उठी। ये सिस्टम की आवाज़ थी जो जीवों की भयावह फुसफुसाहट को तोड़ रही थी। जैसे ही सिस्टम की आवाज़ उस तक पहुंची, अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा और उसके बाद स्पष्टता का एहसास हुआ। ज्वालामुखी लावा के क्षेत्र में माइकल का शरीर अंधेरे लपटों और सिस्टम की शक्ति से घिरा हुआ था। धीरे धीरे वह पिघले हुए गड्ढे से बाहर निकला, हवा में सहजता से तैर रहा था। अंधेरे के देवता के काले कवच ने उसके एक बार नग्न शरीर को धीरे से ढक दिया, जिससे उसे एक प्रभावशाली और शक्तिशाली रूप मिला। उसके बाल रात की तरह काले उसके कंधों तक गिर रहे थे, जो उसकी दुर्जय आभा को बढ़ा रहे थे। परिवर्तन पूर्ण हो चुका था और अब माइकल अंधकार के देवता के रूप में आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण था। अध्याय 1046 अमर परिषद के रास्ते पर। देवत्व के स्तर 2 पर चढ़ने के बाद माइकल गर्व से माउंट हेड्स के ऊपर खड़ा था, उसकी मुट्ठी दृढ़ संकल्प में जकड़ी हुई थी।
उसके भीतर की शक्ति बढ़ गई और उसके शरीर के चारों ओर काली लपटें टिमटिमाने लगीं और नाचने लगीं। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ा पाता, एक आज्ञाकारी आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। मेरा वादा किया गया आत्मा का टुकड़ा कहाँ है? रानी की अचूक आवाज़ ने पूछा, जिसमें अपार शक्ति थी। उसके स्वर में तात्कालिकता को पहचानते हुए माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं इसे अभी वापस लेने जा रहा हूँ। कोई बहाना नहीं। बेवकूफ़। रानी का गुस्सा फूट पड़ा और माइकल को उसकी चीख के बल पर पीछे धकेल दिया गया। उसने अपनी आवाज़ में उबाल लाते हुए कहा, नश्वर लोगों ने मेरा क्रिस्टल पा लिया है और वे मेरे आत्मा के टुकड़े को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसे तुरंत वापस चाहता हूँ। क्या आपके पास इसके स्थान के बारे में कोई सुराग है? माइकल ने अपने स्वर में सम्मानजनक बने रहने के लिए ध्यान रखते हुए पूछा। वह रानी जैसी प्राचीन, शक्तिशाली इकाई को भड़काने से बेहतर जानता था, खासकर तब जब वह देवताओं के खिलाफ आसन युद्ध में उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वह स्थान जिसे वे अमर परिषद कहते हैं, रानी ने खुलासा किया। ये लगभग पूरा हो चुका है। मैं इसे 4 दिनों के भीतर वापस ले लूंगा, माइकल ने उसे आश्वासन दिया, कार्य को पूरा करने की अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए। आपके पास 2 दिन हैं। रानी की दहाड़ माइकल के दिमाग में गूंज उठी, इससे पहले कि उसकी उपस्थिति फीकी पड़ जाए। एक भारी आह के साथ माइकल ने अपने धातु के पंखों को सक्रिय किया और सुंदर ढंग से माउंट हेड से दूर उड़ गया। जब वह उड़ रहा था तो विशालकाय बैल अभी भी दूरी पर चल रहा था और राक्षस स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, लेकिन किसी ने भी अंधेरे के देवता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही माइकल ने भयानक दानव की कब्र को पीछे छोड़ दिया और अवोर महाद्वीप के चारों ओर समुद्र के ऊपर दिखाई दिया। इस सुविधाजनक स्थान से वह अवोर के विशाल विस्तार को देख सकता था, जिसके उत्तर में बर्फ से ढके ठंडे पहाड़ थे। सबसे ऊंची चोटी बादलों में पहुंच गई, जो उनकी पहुंच से परे राजसी ढंग से खड़ी थी। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए माइकल ने अपने शक्तिशाली साधना स्तर को दबा दिया ताकि वह मात्र कोर स्ट्रेंथनिंग चरण के साधक के रूप में दिखाई दे। उसने अपने काले कवच के ऊपर चांदी के वस्त्र पहने और खुद को एक लबादे में लपेट लिया, ध्यान से अपने चेहरे को हुड से छिपाया। आखिरी चीज जो उसे चाहिए थी वह ये थी कि कोई उसे पहचान न सके और यह खबर फैला सके कि भयभीत डार्क लॉर्ड अभी भी जीवित है। अपना चेहरा और साधना स्तर छिपाते हुए माइकल तेजी से ठंडे पहाड़ों की ओर उड़ गया। सामान्य साधकों के लिए यात्रा में महीनों लग जाते, लेकिन अपनी नई प्राप्त की गई डेमीगॉड स्तर की शक्तियों की बदौलत वह केवल 10 घंटों में ठंडे पहाड़ों के आसपास पहुंच गया। यह क्षेत्र मेहराब और आकाशीय ऊर्जा से भरा हुआ था, जो इसे आत्मशोधन चरण से परे सफलता की तलाश करने वालों के लिए एक प्रतिष्ठित गंतव्य बनाता है। हालांकि अत्यधिक ठंड ने इस जगह को अधिकांश लोगों के लिए निर्जन और खतरनाक बना दिया। यात्रा का प्रयास करने वाले कई साधक या तो अपनी सफलताओं में सफल हुए या ठंड के तापमान में अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। ठंडी पर्वतमाला में सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट गैलियन की चोटी अमर परिषद के मुख्यालय के रूप में कार्य करती थी। वहां की ऊर्जा प्रचुर और शक्तिशाली थी, जो हर जगह से साधकों को आकर्षित करती थी जो साधना के उच्च चरणों को प्राप्त करने की आशा रखते थे। पहाड़ का विशाल आकार माउंट एवरेस्ट को भी तुलना में फीका कर देता था। जब माइकल पहाड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधकों के कई समूह ठंडी पर्वतमाला की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक युवा साधकों का समूह था जो जटिल सुनहरे उत्कीर्ण से सजे चमकीले माणिक लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनकी युवा उपस्थिति, अभिमानी व्यवहार और उनके द्वारा पहने गए महंगे आभूषणों से पता चलता था कि वे अवोर में एक प्रमुख संप्रदाय से संबंधित थे। शेष समूहों में ज्यादातर बुजुर्ग पुरुष शामिल थे, जो स्पष्ट रूप से साधना की बाधाओं में फंसे हुए थे और आगे बढ़ने के लिए ठंडे पहाड़ों के भीतर एकांत की तलाश कर रहे थे। माइकल ने जल्दी से एपीडी को सक्रिय किया और अपने रक्त प्रवाह में बाल बढ़ाने की गोली इंजेक्ट की। जल्द ही उसके चेहरे पर एक मोटी काली दाढ़ी उग आई, जिसने उसके भेष को और भी निखार दिया। उनके लंबे बालों ने उनके परिवर्तन को पूरा कर दिया, जिससे किसी के लिए भी उन्हें भयभीत डार्क लॉर्ड के रूप में पहचानना लगभग असंभव हो गया। उन्नत पर्यावरण स्कैनिंग क्षमता के साथ माइकल ने पहाड़ के आसपास कई शक्तिशाली प्राणियों को महसूस किया। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके स्तर के करीब नहीं था। ये आकृतियां समलन चरण, अर्ध अमर चरण और साधना के अमर चरण में खड़ी थीं। माइकल जानता था कि अमर लोग माउंट गैलियन की चोटी पर अपने मुख्यालय में तैनात होंगे। जैसे ही वह पहाड़ के पास पहुंचा, माइकल ने उसके चारों ओर एक ऊर्जा गुंबद की उपस्थिति महसूस की। अपनी इंद्रियों के अनुसार एक पारदर्शी सफेद अवरोध ने ठंडे पहाड़ों को घेर लिया। जब तक उसने अपनी उड़ान धीमी की तब तक सूरज ढल चुका था और पहाड़ 4 चमकदार चंद्रमाओं की कोमल चमक और सितारों की झिलमिलाती रोशनी में नहाए हुए थे। चांदनी के नीचे बर्फ अपनी चमक के साथ चमक रही थी। एक बार जब माइकल और अन्य समूह ठंडे पहाड़ के बाहरी इलाके में पहुंचे और अवरोध को देखा, तो एक जानवर आदमी इसके माध्यम से तैरता हुआ आया और सभी को रुकने का आदेश दिया। इस जानवर आदमी के पास एक लकड़बग घेका ऊपरी शरीर और एक इंसान का निचला शरीर था।
हाथ से बुने भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए वह दुर्जय लग रहा था और उसकी अर्धअमर अवस्था की साधना ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया और आश्चर्यचकित कर दिया। ठंडे पहाड़ उड़ान के लिए बंद हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए कृपया पैदल ही आगे बढ़ें, जानवर आदमी ने दृढ़ता से कहा। कुबड़ा और काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने जानवर आदमी के निर्णय पर सवाल उठाया। इसका क्या मतलब है? मैं ओज़ महाद्वीप से आया हूं और मैंने कभी नहीं सुना कि पहाड़ साधकों के लिए बंद हैं, उसने कहा। उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी, हालांकि उसने अभी भी ठंडे पहाड़ों के संरक्षक और अमर परिषद के सेवक के प्रति सम्मान बनाए रखा। समूह के एक अन्य युवा ने, जो शानदार ढंग से बढ़िया कपड़े पहने हुए था, अपनी निराशा व्यक्त की। हम बिना उड़ान के शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम इस ठंड में इतनी ठंड से जूझते हुए शीर्ष तक पहुंचेंगे? उसने पूछा। ठंडे पहाड़ों के संरक्षक ने बस जवाब दिया, हाँ, यदि आप पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और चलना शुरू करते हैं तो आप 2 महीने में शिखर तक पहुंच सकते हैं, संरक्षक ने तथ्यात्मक रूप से कहा। अंदर, माइकल शिखर तक पहुंचने में 2 महीने लगने के विचार से खुद को रोक नहीं पाया। रानी ने उसे अपनी आत्मा के एक टुकड़े वाले क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल 2 दिन दिए थे। उसका मिशन जटिल था, क्योंकि उसे डार्क लॉर्ड के रूप में अपनी असली पहचान बताए बिना क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करना था। अगर उसके जीवित रहने की खबर बाहर आ जाती तो दुनिया को पता चल जाता कि डार्क लॉर्ड की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया था। आप उड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए हमारे पास एरे और रन हैं। अब, यदि आप नए नियमों से सहमत नहीं हैं, तो आप वापस मुड़ने और जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका दिन शुभ हो, संरक्षक ने शांत भाव से उत्तर दिया और फिर मुड़कर बादलों के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण साधकों ने हार मान ली और अनिच्छा से नए प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि उन्हें उड़ान के आराम को पीछे छोड़ना होगा और पैदल ही शिखर तक जाना होगा। कितना घमंडी बेवकूफ़ है, आलीशान कपड़े पहने एक युवक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में तिरस्कार साफ झलक रहा था जब वह जमीन पर उतरा। समूह के नेतृत्व में माइकल भी जमीन पर उतरा। जब वह घुटनों तक ऊंची बर्फ में उतरा तो उसे एकदम सफ़ेद नज़ारा दिखाई दिया। धुंध घूम रही थी और हवा उसके चारों ओर गरज रही थी। बर्फबारी बहुत तेज थी, जिससे कई साधकों के लिए अपने सामने अपने हाथ भी देखना मुश्किल हो गया था। हालांकि माइकल ने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय कर दिया, जिससे वह बर्फबारी के बीच आसानी से देख पाया। उसने देखा कि हर साधक बर्फीले परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए थर्मल दृष्टि का उपयोग कर रहा था। साथ खेलते हुए माइकल समूह में शामिल हो गया, दृढ़ संकल्प के साथ बर्फ में चल रहा था। वह जानता था कि अभी के लिए उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए अन्य साधकों के साथ घुलना मिलना होगा, बिना खुद पर ध्यान आकर्षित किए। माइकल, माइकल, तुम कहाँ हो? अचानक गया की आवाज़ माइकल के दिमाग में गूंज उठी। क्या हुआ? माइकल ने पूछा। मैं 4 दिनों से तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कहाँ थे? गया की आवाज़ में चिंता की झलक थी। मैं रानी की आत्मा के क्रिस्टल को वापस लाने के लिए ठंडे पहाड़ों पर आया था, माइकल ने समझाया। ठंडे पहाड़ों में आत्मा क्रिस्टल? ये वहाँ कैसे पहुँच गया? गया ने स्पष्ट रूप से चौंकते हुए पूछा। अमर लोगों ने किसी तरह इसे पकड़ लिया और इसे गैलियन पर्वत पर अपने मुख्यालय में ले गए। मेरे पास इसे रानी के लिए वापस लाने के लिए केवल 2 दिन हैं, माइकल ने उत्तर दिया। उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि वे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, है न? ठीक है, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? गया ने प्रस्ताव दिया। नहीं, अपने हिस्से की चीज़ों का ध्यान रखें। मैं अमर लोगों को संभाल लूँगा, माइकल ने उसे आश्वासन दिया। लेकिन आप उनसे निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं? यदि आप उन्हें मार देते हैं तो उनकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और मुझे समाचार पत्रों को नियंत्रित करने और एक अलग कहानी गढ़ने की आवश्यकता होगी, गया ने समझाया, अच्छी तरह से जानते हुए कि अमर लोगों से जुड़ी किसी भी मौत से लोगों को डार्क लॉर्ड की संलिप्तता पर संदेह होगा, भले ही उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया हो। वे नहीं मरेंगे, वे बस गायब हो जाएंगे, माइकल ने जवाब दिया। उसके मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। जैसे जैसे साधकों का समूह लगातार बर्फीले तूफान से गुजरते हुए ठंडे पहाड़ों की चोटी की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे युवा जो पहले भव्य लाल वस्त्र पहने हुए थे, वे और अधिक उत्तेजित हो रहे थे। उनकी शिकायतें और हताशा ठंडी हवा में गूंज रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे हमसे इस ठंडी बंजर भूमि से चलने की उम्मीद करते हैं। ये बेतुका है, युवाओं में से एक ने कहा। उसका चेहरा गुस्से और कड़कड़ाती ठंड दोनों से लाल हो गया था। वे खुद को क्या समझते हैं? हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना अस्वीकार्य है। असंतोष और झुंझलाहट, बर्फीली हवा उनकी शिकायतों को ऐसे ले जा रही थी जैसे कि पहाड़ खुद एक और युवा साधक की चीख की गवाही दे रहे हों। जब वह बोल रहा था तो उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। ये हमारे समय की पूरी बर्बादी है। हमें आसमान में उड़ना चाहिए, न कि आम लोगों की तरह बर्फ में घिसटना चाहिए। तीसरे युवक ने अपने पैरों को गर्म रखने के लिए पटकते हुए कहा।
घुटने तक गहरी बर्फ में हर कदम एक कठिन काम की तरह लग रहा था और हर गुजरते पल के साथ उनकी शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। उनकी आवाज़ें तेज़ हवा के साथ मिल गईं, जिससे असंतोष और झुंझलाहट का कोरस बन गया। बर्फीली हवा उनकी शिकायतों को ऐसे ले जा रही थी जैसे पहाड़ खुद उनकी नाराज़गी की गवाही दे रहे हों। उनके विरोध के बावजूद समूह के पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे संरक्षक के आदेशों का पालन करते हुए अपनी उड़ान भरने की क्षमता को पीछे छोड़ रहे थे। हर गुजरते मिनट के साथ उनकी शिकायतें और भी तीव्र होती गईं और उन्होंने अमर परिषद के इस तरह के कठोर नियम को लागू करने के तर्क पर सवाल उठाया। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे हमारे जीवन को दुखी करना चाहते हैं, उनमें से एक ने हताशा में चिल्लाया। जैसे जैसे युवा साधक आगे बढ़ते गए, उनके कदमों के निशान बर्फ पर गहरे निशान छोड़ते गए। उनका असंतोष कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी आवाज़ें ठंडे पहाड़ों में गूंज रही थीं, जो क्षेत्र में उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के अमर परिषद के फैसले से उनके असंतोष को व्यक्त कर रही थीं। ये स्पष्ट था कि यह नया नियम उन्हें ठीक नहीं लग रहा था और वे दूर के शिखर की ओर बढ़ते हुए अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए दृढ़ थे। माइकल अचानक उड़ान पर प्रतिबंध और अमर लोगों द्वारा रानी की आत्मा के एक टुकड़े वाले क्रिस्टल को वापस पाने के बीच एक संबंध महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि इसके पीछे कुछ महत्व होना चाहिए, लेकिन सवाल बना रहा, अमर लोग क्रिस्टल के साथ क्या करने की योजना बना रहे थे? रानी की आत्मा के टुकड़े वाले क्रिस्टल का उपयोग करने के बौनों के विनाशकारी प्रयास की स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई, जो इसमें शामिल संभावित खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है। जैसे ही माइकल आगे बढ़ा, उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही है। दूसरे साधकों ने भी हलचल को महसूस किया और रुक गए। उनकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत के लिए आसपास की चीज़ों को स्कैन कर रही थीं। मुझे लगता है कि यह हिमस्खलन है, उनमें से एक चिल्लाया। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। जल्दी से कोई गुफा या कुछ और ढूंढो, दूसरे साधक ने आग्रह किया। समूह में दहशत फैल गई। साधक अपनी जादुई क्षमताओं के बावजूद ठंडे पहाड़ों की विश्वासघाती शक्ति को कम आंकने से बेहतर जानते थे। यहाँ तक कि सबसे मजबूत फ्यूजन चरण साधक भी इन बर्फीली चोटियों में अपनी मौत का सामना कर सकता था। जैसे जैसे वे आश्रय की तलाश करते, उनकी हरकतों में तेजी बढ़ती गई। वे आसन्न हिमस्खलन के प्रकोप से बचने और ठंडे पहाड़ों की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की उम्मीद कर रहे थे। अराजकता के बीच माइकल ने शांति से एक उपयुक्त गुफा का पता लगाने के लिए अपनी पर्यावरण स्कैनिंग क्षमता को सक्रिय किया। एक त्वरित स्कैन के साथ उन्होंने पास में एक आश्रय वाली गुफा की पहचान की। छाया को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने तेजी से अपनी छाया टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वह आंखों से ओझल हो गया। बस कुछ ही पलक झपकते ही वह आसानी से गुफा की सुरक्षा में पहुंच गया, जिससे अन्य साधक उसकी हरकतों से अनजान रह गए। अध्याय 1047 स्नो स्टॉकर नामक एक शक्तिशाली ड्रैगन। जबकि ठंडे पहाड़ों में अराजकता और विनाश का बोलबाला था, माइकल ने एक गुफा के अंदर सांत्वना और सुरक्षा पाई और शिखर की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार किया, जहां अमर परिषद का मुख्यालय था। तेज हवाओं और लगातार बर्फीले तूफान के बीच माइकल की तीव्र इंद्रियों ने एक अलग गर्जना सुनी, जो कोलाहल को चीरती हुई निकल रही थी। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए उसने गड़बड़ी के स्रोत का पता लगाने के लिए अपने पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र को सक्रिय किया। गुफा के बाहर एक अर्धअमर प्राणी उन्मत्त और अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा था, जो तूफान की अराजकता को और बढ़ा रहा था। बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहर से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। वह दूर से चिल्लाने और एक डरावनी चीख सुन सकता था, जो हिमस्खलन में फंसे किसानों की खतरनाक स्थिति का संकेत दे रही थी। जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। माइकल गुफा की सुरक्षा से बाहर निकल गया। जिस क्षण उसने अपनी एक्स-रे आंखें सक्रिय की, उसकी दृष्टि बढ़ गई, जिससे वह आसानी से बर्फीले तूफान के पार देख सकता था। उसने देखा कि साधक हिमस्खलन से बचने की बेताब कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर से अलग अलग ताप पैटर्न निकल रहे थे, लेकिन उनमें से किसी चीज़ ने माइकल का ध्यान खींचा। एक बहुत बड़ा तापीय हस्ताक्षर जो एक सामान्य साधक के लिए बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा था और एक इंसान के लिए बहुत बड़ा था। तूफान के बीच विशाल उपस्थिति ने माइकल की जिज्ञासा को जगाया और उसे ठंडे पहाड़ों में किसी शक्तिशाली और खतरनाक चीज़ के छिपे होने की संभावना के बारे में सचेत किया। दिलचस्प है, माइकल ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, और उसने जल्दी से अपने वस्त्र बदलकर शुद्ध सफ़ेद कर लिए, जो बर्फीले तूफान के साथ सहजता से घुल मिल गया। जब बाकी सभी लोग हिलते हुए हिमस्खलन से भाग रहे थे, माइकल आत्मविश्वास से उसकी ओर चला गया। उसे छोटे हिमस्खलन का कोई डर नहीं था, क्योंकि देखने वालों की नज़र में वह कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में दिखाई दे रहा था। उन्हें शायद ही पता था कि वास्तव में उसके पास एक दिव्य चरण स्तर 6 साधक की शक्ति थी, साथ ही वह एक स्तर 2 भगवान भी था। घुटने तक ऊंची बर्फ के ऊपर तैरते हुए माइकल सहजता से आगे बढ़ गया। लेकिन अचानक, जैसे किसी ने हस्तक्षेप किया हो, तूफान थम गया। जमीन कांपना बंद हो गया और सब कुछ फिर से भयानक शांति की स्थिति में आ गया, जिससे हर कोई हैरान रह गया।
साधक जो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अब सदमे में खड़े थे, बर्फ से ढके हुए थे। इस बीच युवाओं का समूह जिसे माइकल ने पहले देखा था, तलवारों, धनुषों और भालों से लैस होकर अपनी जगह पर खड़ा था, मानो किसी आसन खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें घूरना बंद करो, हमारे बीच एक स्नो स्टॉकर है। युवा एक साथ खड़े हो गए, अपनी आवाज़ उठाए और किसी पर स्नो स्टॉकर होने का आरोप लगाया। माइकल ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा शब्द नहीं सुना था। हालांकि उसने कुछ ही क्षण पहले एक अर्ध-अमर प्राणी और एक शक्तिशाली थमल हस्ताक्षर की उपस्थिति को महसूस किया था। शिष्यों की बातों के साथ साथ माइकल को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ है, कुछ शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक। जल्दी करो, आग जलाओ, युवाओं में से एक, सुनहरे बालों वाला युवक, अपने दोस्त पर चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथी ने अपने हाथ में सुनहरे नारंगी लपटों की एक गेंद बनाई। हालांकि इससे पहले कि वे खुद को बचा पाते, एक विशालकाय प्राणी ऊपर बर्फ से लदे बादलों से नीचे आया और अपने विशाल पंजों से युवक को छीन लिया। साधक और शिष्य ये दृश्य देखकर सदमे में थे, लेकिन माइकल ने जल्दी ही स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। एक ड्रैगन। माइकल उनके बीच एक ड्रैगन को देखकर हैरान रह गया। अगर तुम बचना चाहते हो तो आग जलाओ, शिष्यों ने आग्रह किया। माइकल को खतरनाक प्राणी से निपटने के अपने ज्ञान से प्रभावित किया। वह चीज़ क्या थी? हम उस जानवर से नहीं लड़ सकते। चारों तरफ से चीख पुकार की आवाज़ें गूंज रही थीं, क्योंकि युवा और वृद्ध सभी साधक डरे हुए थे। यहाँ तक कि अनुभवी साधक भी ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी की मौजूदगी में पीले और कांपते हुए दिख रहे थे। लेकिन युवाओं का समूह, जो पहले अहंकार दिखा रहे थे, खतरे के सामने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। स्नो स्टॉकर आपके शरीर के आसपास की गर्मी का पता लगाकर अपने शिकार का पीछा करता है। इसलिए यदि आप आग नहीं जलाते और उसका ध्यान नहीं भटकाते, तो हम सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे, युवाओं ने तत्काल समझाया। उनके शब्दों ने साधकों को उनके डर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने जल्दी से आग के गोले बनाए, उन्हें दूर फेंक दिया ताकि आग का विकर्षण पैदा हो। अफरा तफरी के बीच माइकल ने एक तेज हवा के झोंके के साथ एक गगनभेदी दहाड़ सुनी। ऊपर देखते हुए उसने बर्फ के बादलों में एक हलचल देखी, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हुई कि ड्रैगन, जिसे स्नो स्टॉकर के रूप में जाना जाता है, आगे बढ़ रहा था। प्राणी ने झपट्टा मारा और साधकों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों का पीछा करते हुए, जहां आग के गोले फटे थे, वहां से जलती हुई बर्फ को छीन लिया। जब तक हम सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते, तब तक ऐसा करते रहो, युवाओं ने आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिया। माइकल की आंखें उनकी आंखों से मिल गईं और उसने अपने नेता के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान देखी, एक सुनहरे बालों वाला युवक जो अपने अंतिम 20वें दशक में था। धूर्त कमीने, माइकल ने उनकी चतुर चाल से खुश होकर हंसते हुए कहा। युवाओं ने बड़े साधकों के डर का प्रभावी ढंग से अपने लाभ के लिए उपयोग किया, जिससे ड्रैगन के भागने के दौरान उनके लिए भटकाव पैदा हो गया। तुम क्या कर रहे हो? माइकल ने खुद से पूछा, ठंडे पहाड़ों में उनकी उपस्थिति से हैरान। पुराने साधकों के विपरीत जो अक्सर अड़चन में फंस जाते थे, इन युवा साधकों में प्रतिबंध के कोई लक्षण नहीं दिखे। वे सभी कोर सुदृढ़ीकरण चरण में थे, जो उनकी उम्र के हिसाब से एक अच्छा साधना स्तर था। फिर भी उन्होंने ठंडे पहाड़ों में जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां बड़े साधक अगले चरण में पहुंचने या अपने अंत को पूरा करने की उम्मीद में खुद को अलग रखते हैं। माइकल ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उनके असली इरादे क्या थे और वे ऐसी जगह क्यों आए थे जो आमतौर पर साधना में सफलता पाने वालों के लिए आरक्षित होती है। अगर माइकल के पास समय होता, तो वह ठंडे पहाड़ों में उनकी उपस्थिति के पीछे के कारण को जानने के लिए युवाओं के समूह का पीछा करता। हालांकि उसकी हरकतों में जल्दबाजी थी और उसके दिमाग में एक अलग योजना थी। साधकों से दूर हटते हुए माइकल ने स्थिति को ध्यान से देखा। जब सभी की निगाहें आसमान पर टिकी हुई थीं, माइकल ने तेजी से अपने हाथ नीचे किए, जिससे 2 बिजली के बोल्ट निकले, जो अविश्वसनीय ताकत के साथ उसे ऊपर की ओर ले गए। उसने ठंडे पहाड़ों के चारों ओर लगाए गए सरनी और रून को चुनौती दी, जिसका उद्देश्य साधकों को उड़ने से रोकना था। ये प्रतिबंध अमर अवस्था से नीचे के लोगों के खिलाफ प्रभावी थे, लेकिन माइकल की शक्ति उस स्तर से कहीं अधिक थी, जिससे उसके खिलाफ अवरोध अप्रभावी हो गए। एक झटके में वह घने बर्फ के बादलों और ठंडी हवा के बीच से उड़ गया। बादलों के ऊपर माइकल ने आखिरकार बर्फ के शिकारी की भव्य आकृति को देखा। ड्रैगन का विशाल रूप घूमते हुए तूफान को चीरता हुआ, एक ऐसा प्राणी जो डरावना और राजसी दोनों था। विशाल ड्रैगन, जिसकी सफ़ेद शल्क ताज़ा बर्फ की तरह चमक रही थी, सर्दियों के परिवेश के साथ सहज रूप से घुल मिल गया था। इसके राजसी पंख, एक पर्वत श्रृंखला की तरह फैले हुए, धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिससे हवा में बर्फीली हवा के झोंके आ रहे थे। प्राणी की तीखी नीली आंखें एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रही थीं, जो एक ठंडी शक्ति की आभा बिखेर रही थीं। जैसे जैसे ड्रैगन आगे बढ़ता गया, उसके आसपास की हवा जमती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसके पीछे बर्फ का एक निशान रह गया। उसके शरीर से निकलने वाली ठंड महसूस की जा सकती थी, जिससे आसपास का तापमान काफी कम हो गया।
ड्रैगन के विशाल पंजों के नीचे की जमीन बर्फ की एक परत से ढकी हुई थी और उसकी सांस धुंधले पंखों की तरह दिखाई दे रही थी, जो उसके भीतर की हिम्मत शक्ति की एक झलक दे रही थी। ड्रैगन की उपस्थिति विस्मयकारी और डराने वाली दोनों थी, ठंडे पहाड़ों की कठोर और निर्मम प्रकृति का एक जीवंत अवतार। अपने भव्य कद के बावजूद प्राणी एक भयानक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ता था, आसानी से खतरनाक इलाके में नेविगेट करता था। इसका रूप मिथकों और किंवदंतियों में पूजनीय प्राणी की शक्ति और महिमा का एक सच्चा प्रतिबिंब था, एक ऐसा प्राणी जिसका अस्तित्व ही श्रद्धा और सम्मान की मांग करता था। अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ माइकल ने अपने हाथों के ऊपर काली लपटों की एक छोटी सी गेंद बनाई, जिसकी तीव्र गर्मी ने विशाल ड्रैगन का ध्यान आकर्षित किया। प्राणी की नीली आंखें माइकल पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह दहाड़ रहा था और तेजी से अपना रास्ता बदल रहा था, इस नए चुनौतीकर्ता का सामना करने के लिए जमीन पर मौजूद किसानों का पीछा करना छोड़ रहा था। पास आओ डार्लिंग, माइकल ने ड्रैगन को अपनी ओर आकर्षित करते हुए ताना मारा। जैसे ही ड्रैगन उसके पास आया, उसे निगलने के लिए जबड़े चौड़े किए, माइकल ने बिजली की गति से हमला किया, ड्रैगन के चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। उसके प्रहार की ताकत ने विशाल प्राणी को उसके विशाल आकार के बावजूद आसमान में उछाल दिया। एक साहसी कदम उठाते हुए माइकल हवा में उछला और ड्रैगन की पीठ पर सीधा गिरा, उसके क्षणिक भटकाव का फायदा उठाते हुए। अपनी काली तलवार लहराते हुए उसने हथियार को ड्रैगन की पपड़ीदार खाल में गहराई तक घुसा दिया, जिससे प्राणी दर्द से दहाड़ने लगा और उसके मुंह से बर्फीली सांस की एक ठंडी धारा निकल गई। फिर भी माइकल अविचलित रहा, तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए उसने ड्रैगन को ऊपर की ओर निर्देशित किया। हम सवारी के लिए जा रहे हैं बेबी, माइकल ने गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। अपनी ईश्वरीय शक्ति और अंधेरे पर नियंत्रण का उपयोग करते हुए उसने ड्रैगन को ऊपर की ओर निर्देशित किया, उसे सीधे माउंट गैलियन के शिखर की ओर निर्देशित किया, जहां अमर परिषद इंतजार कर रही थी। जैसे ही माइकल ड्रैगन की पीठ से कसकर लिपटा, प्राणी ने उन्मत्त बैरल रोल और जोरदार शारीरिक हरकतों से उसे हिलाने का प्रयास किया। लेकिन माइकल की पकड़ मजबूत रही और अपनी ईश्वरीय शक्ति से उसने ड्रैगन के उसे हटाने के प्रयासों को विफल कर दिया। जैसे जैसे वे आसमान में ऊपर चढ़ते गए, हवा माइकल के चेहरे पर वार करती गई, उसकी ठंडी चुभन उसके चारों ओर की काली लपटों की गर्मी के विपरीत थी। जैसे जैसे वे अधिक ऊंचाई पर चढ़ते गए, उसके आसपास का दृश्य बदल गया। तूफानी बादलों ने उन्हें घेर लिया और बर्फ और ओले माइकल के शरीर पर टूट पड़े। कठोर परिस्थितियों के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा, उसका दृढ़ संकल्प अडिग था। तूफान की धुंध के बीच उसने दूर से माउंट गैलियन की चोटी की एक झलक देखी, जिसकी बर्फ से ढकी महिमा बादलों से ऊपर उठ रही थी। ड्रैगन के पंख शक्तिशाली रूप से फड़फड़ाते हुए उन्हें शिखर के करीब ले गए, जहां अमर परिषद का निवास था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, तूफानी बादल धीरे धीरे शांत, अलौकिक परिदृश्य में बदल गए। माइकल ने खुद को बादलों के ऊपर उड़ते हुए पाया, नीचे की दुनिया सफ़ेद धुंध के समुद्र से ढकी हुई थी। हवा पतली हो गई और ठंड और भी ज्यादा चुभने लगी, लेकिन वह रानी के क्रिस्टल को वापस लाने के अपने मिशन से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। बादलों के बीच उसने एक ऐसा नज़ारा देखा जो बर्फीले विस्तार के बीच अलग से खड़ा था, चमकते संगमरमर के पत्थरों से बना एक साधारण सा मनो। यह इस एकांत और ठंडे वातावरण में बेमेल लग रहा था, फिर भी इसकी सादगी और शान ने माइकल का ध्यान खींचा। मनो गर्व से खड़ा था, रहस्य और गोपनीयता के माहौल से घिरा हुआ, दुनिया के शीर्ष पर एक छिपे हुए अभयारण्य की तरह। जैसे ही ड्रैगन ने दर्द भरी चीख निकाली और उड़ना बंद कर दिया, माइकल ने महसूस किया कि मनो के भीतर कुछ ऐसा है जो प्राणी को परेशान कर रहा है। उसने ड्रैगन को छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उसने उसे शिखर के करीब ले जाने का अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। धीरे से उसने ड्रैगन की पीठ से अपनी काली तलवार निकाली। माइकल को जिज्ञासा हुई जब उसने ड्रैगन के व्यवहार को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मनो में कोई रहस्यमयी शक्ति है जो प्राणी को और करीब आने से रोक रही है। अंदर क्या छिपा है, ये पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित माइकल ने ड्रैगन पर और दबाव नहीं डालने का फैसला किया। वहां कुछ दिलचस्प हो रहा होगा, उसने खुद से सोचा, ड्रैगन को जाने देने का फैसला किया। दयालु भाव के साथ माइकल ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक उपचार औषधि निकाली और उसे ड्रैगन की घायल पीठ पर फेंक दिया। औषधि प्रभाव से बिखर गई, इसके जादू ने ड्रैगन की चोट को तेजी से ठीक कर दिया। खुश शिकार, माइकल ने ड्रैगन को थपथपाया, उसकी सहायता को स्वीकार करते हुए। उसकी छाती पर एक थपकी के साथ उसका काला कवच प्रकट हुआ और उसे सिर से पैर तक घेर लिया। उसके धातु के पंख खुल गए और शक्तिशाली फ्लैप के साथ वह रहस्यमय संगमरमर की जागीर की ओर बढ़ गया, जहां उसे विश्वास था कि अमर परिषद निवास करती है। सिस्टम, जागीर के चारों ओर सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय कर दो और मुझे उनके पता लगाने के लिए अदृश्य बना दो, माइकल ने शांत भाव से अनुरोध किया, क्योंकि वह आकाश में मंडरा रहा था। अपने प्रभावशाली 80 मिलियन बैडेस पॉइंट्स के साथ माइकल ने किसी भी स्थान पर घुसपैठ करने की अपनी क्षमता पर विश्वास जताया। इससे मेजबान को 1 मिलियन बैडेस पॉइंट्स का नुकसान होगा।
सुरक्षा उपाय स्थायी रूप से अक्षम नहीं किए जाएंगे, लेकिन मेजबान पर एक रूल रखा जाएगा जिससे आप मनों के सुरक्षा उपायों द्वारा पता लगाने योग्य नहीं रह जाएंगे। ये भी काम करता है, माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिस्टम की शर्तों को स्वीकार करते हुए शांति से उत्तर दिया। अध्याय 1048 देवता युद्ध करने वाले हैं। माउंट गैलियन के ऊपर स्थित सुंदर मनों के अंदर 5 अमर लोगों का एक समूह एक पॉलिश गोलमेज के चारों ओर खड़ा था, जो गंभीर चर्चा में डूबा हुआ था। मीटिंग हॉल में ज्ञान और शक्ति की आभा थी। दीवारों पर प्राचीन टेपेस्ट्री सजी हुई थी, जो अमर लोगों के इतिहास को दर्शाती थी। कमरे में प्रकाश के रहस्यमयी गोले थे, जो जगह पर एक अलौकिक चमक बिखेर रहे थे। अमर लोगों को शायद ही पता था कि वे डार्क लॉर्ड के छोटे स्पाइडर द्वारा बारीकी से देखे जा रहे थे, माइकल द्वारा गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए जादुई जीव। पहला अमर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती तक पहुंचती थी। उसने चांदी के पैटर्न के साथ एक जटिल कढ़ाई वाला लबादा पहना था और उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। उसके बगल में एक सख्त दिखने वाली महिला खड़ी थी, उसके चेहरे पर सदियों की बुद्धिमत्ता झलक रही थी। उसके चांदी के बाल उसकी पीठ पर झर रहे थे और वह शक्ति और अधिकार की आभा बिखेर रही थी। तीसरा अमर एक शाही व्यक्ति था, जो सुनहरे लहजे के साथ शाही बैंगनी वस्त्र पहने हुए था। उसके लंबे भूरे बाल बड़े करीने से पीछे बंधे हुए थे और उसकी तीखी आंखें केंद्रित और गणना करने वाली थीं। उसके सामने एक और महिला थी, उसके चेहरे पर उम्र और अनुभव की लकीरें थीं। उसकी गहरी आंखें तीखी और चौकस थीं और उसने गहरे हरे रंग के सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने थे, जो प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध को दर्शाता था। पांचवां अमर एक शांत तीव्रता वाला व्यक्ति था, उसकी आंखें गहरी और भावपूर्ण थीं। उसके राख भूरे बाल उसके कंधों तक गिरे हुए थे और उसने गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने थे, जो स्वर्ग के साथ उसकी आत्मीयता को दर्शाता था। सभी 5 अमर अपनी चर्चा में गंभीर और तल्लीन दिख रहे थे, इस बात से अनजान कि छोटे स्पाइडर उनकी हर हरकत पर चुपके से नजर रख रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डार्क लॉर्ड खुद भेष बदलकर और अदृश्य होकर अपनी चाल चलने वाला था। जैसे जैसे अमर लोग अपनी चर्चा जारी रखते गए, उनकी आवाज़ों ने मीटिंग हॉल को तत्परता और चिंता की भावना से भर दिया। एल्डर एरियन नामक पहले अमर ने गहरी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने पहले कभी ऐसी विसंगति नहीं देखी। ये अमर लोग बेहोश हैं और उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। कठोर दिखने वाली महिला हाई प्रीस्टेस एरा ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में क्रिस्टल उनकी आत्माओं को हमारे शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा भ्रष्ट कर रहा है। हमें उन्हें बचाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। शाही अमर लॉर्ड रॉडरिक ने कहा, शायद हमें स्काईहॉल को सूचित करना चाहिए और अपने बुजुर्गों से मदद मांगनी चाहिए। ये हमारी विशेषज्ञता से परे है। प्रकृति से जुड़ी महिला अमर लेडी सिल्वाना ने कहा, हाँ, उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है और क्रिस्टल को शुद्ध करने के हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। जब अमर लोग अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे, माइकल ने अपने हाथ में पकड़े दर्पण में दृश्य को देखा जो मनों के ऊपर तैर रहा था। उसने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि रानी के आत्मा के टुकड़े वाले क्रिस्टल ने वास्तव में अमर लोगों को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि वे क्रिस्टल की वास्तविक प्रकृति के बारे में अनभिज्ञ थे। छोटे स्पाइडर ने बातचीत को रिकॉर्ड करना जारी रखा, जिससे माइकल को बहुमूल्य जानकारी एकत्र करने का मौका मिला। वह जानता था कि उसे संदेह पैदा किए बिना क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक और गुप्त रूप से कार्य करना होगा। जैसे ही अमर लोग अपनी गर्मागर्म चर्चा जारी रखते थे, लेडी सिल्वाना अपनी जगह पर खड़ी रहती थी, उसकी पन्ना जैसी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी होती थीं। हम अब क्रिस्टल को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसका भ्रष्ट प्रभाव हमारे लिए आपदा लाएगा, उसने आग्रह किया। हालांकि लॉर्ड रोडरिक ने अपनी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक के साथ जवाब दिया, आप इसकी क्षमता को देखने में विफल हैं। क्रिस्टल में हम सभी को अर्ध दिव्य अवस्था तक बढ़ाने की शक्ति है। ऐसी शक्ति के साथ हम दुनिया को नया रूप दे सकते हैं। हाईप्रीस्टेस एरा ने कहा, हमने अर्ध दिव्य अवस्था तक पहुंचने का रास्ता खोजने में सदियां बिताई हैं और अब यह हमारे सामने है। हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। सिल्वाना दृढ़ निश्चयी रही, अर्ध दिव्य अवस्था तक पहुंचने के लिए अन्य रास्ते भी हैं, जिनमें इस तरह के दूषित क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं होती। डार्क लॉर्ड ने खुद इस भ्रष्ट कलाकृति के उपयोग के बिना उस अवस्था को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। अगर वह ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लॉर्ड रॉडरिक ने अपना सिर हिलाया, आप भूल गए, हम डार्क लॉर्ड नहीं हैं। वह अंधकार का देवता है और उसकी शक्तियां हमारी समझ से परे हैं। बिना रुके सिल्वाना ने जोर दिया, अगर हम क्रिस्टल को नहीं छोड़ते हैं तो हम अंत में डार्क लॉर्ड के समान ही भाग्य को भुगतेंगे, भले ही हम अर्ध दिव्य अवस्था तक पहुंचे या नहीं। इसका भ्रष्ट प्रभाव हम सभी को खा जाएगा। सिल्वाना के शब्दों पर विचार करते हुए अन्य अमर चुप हो गए। अपने निर्णय का भार हवा में भारी रूप से लटका हुआ था, क्योंकि वे अपने कार्यों के परिणामों पर विचार कर रहे थे। अपार शक्ति का आकर्षण लुभावना था, लेकिन अंधेरे के आगे झुकने का जोखिम भयावह रूप से मंडरा रहा था।
अमर लोगों की जानकारी के बिना डार्क लॉर्ड माइकल छिपा रहा और उनकी हर हरकत पर नजर रखी। अमर लोगों ने स्काईहॉल की मदद लेने की अपनी योजना पर चर्चा की, इस बात से अनजान कि माइकल के छोटे स्पाइडर उनकी बातचीत को कैप्चर कर रहे थे। लॉर्ड रोडरिक ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि स्काईहॉल को सूचित करना और उनकी सलाह लेना बुद्धिमानी है। अन्य अमर लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, उन्हें विश्वास था कि स्काईहॉल के बुजुर्गों को शामिल करना सबसे अच्छा तरीका था। फिर भी जैसे ही वे अपने निर्णय पर पहुंचे, एक अस्थिर बदलाव हवा में भर गया। हॉल में प्रकाश के गोले टिमटिमाते और बुझते थे, जिससे पूरे कमरे में भयानक छायाएं पड़ रही थीं। अमर लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, उन्हें इस अजीबोगरीब घटना का कारण समझ में नहीं आया। हवा में एक अजीबोगरीब गंध फैल गई, जिससे वे बेचैन हो गए। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए अमर सिल्वाना ने अपनी सहज प्रवृत्ति से उनके रक्त में एक असामान्य उपस्थिति का पता लगाया। अमर लोगों पर भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी अज्ञात पदार्थ से दूषित हो गए हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, माइकल द्वारा हॉल में छोड़े गए डर के विष ने उनके शरीर को जकड़ लिया। उनकी नसों में घबराहट और भय भर गया, जिससे वे आतंक से स्तब्ध हो गए। अराजकता के बीच हॉल में रोशनी अचानक बुझ गई, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। अमर लोगों के सीने में जोर जोर से धड़कने लगी, क्योंकि वे चारों ओर के काले घेरे में कुछ भी देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। घने अंधेरे में अमर लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, उनकी फुसफुसाहट भ्रम और भय से भरी हुई थी। उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह अंधेरा, ये सामान्य नहीं है, ये दुष्टतापूर्ण लगता है। एक और अमर अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, हिचकिचाते हुए सवाल किया, क्या ये डार्क लॉर्ड का काम हो सकता है? संदेह को खारिज करते हुए अधिक अनुभवी अमर में से एक ने उपहास किया, बकवास। डार्क लॉर्ड नूह के हाथों मारा गया। ये जादू करके प्रकाश को जगाने के उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए, क्योंकि हवा का एक अकल्पनीय झोंका लगातार उनकी कमजोर लपटों को बुझा रहा था। वह नहीं हो सकता। जादू करके प्रकाश को जगाने के उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए, क्योंकि हवा का एक अकल्पनीय झोंका लगातार उनकी कमजोर लपटों को बुझा रहा था। अचानक हॉल में एक भयावह कविता गूंजी, जिसके शब्दों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। डिडल डिडल, तुम्हारा जीवन कितना छोटा है। अमर ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया, उनके दिल भय से धड़क रहे थे। उन्हें अंधेरे में छिपी एक भयावह उपस्थिति का एहसास हुआ, जो उन्हें चिढ़ा रही थी और उनके साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी शक्ति और नियंत्रण का मजाक उड़ा रही हो। जब वे अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके मन में भय व्याप्त हो गया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी बढ़ती हुई घबराहट को दबाने की कोशिश की, लेकिन अथक अंधकार और भयावह कविता ने उनके दिमाग पर चालें खेलीं। उनकी हताशा में अमर लोगों में से एक ने दिव्य प्रकाश को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन अंधकार सबसे उज्ज्वल प्रकाश को भी निगलता हुआ प्रतीत हुआ। जितना अधिक उन्होंने इसे दूर करने की कोशिश की, उतना ही यह घना होता गया, मानो छायाएं जीवित हो गई हों और उन्हें घेर लिया हो। अंधकार की घुटन भरी मोटाई में अमर लोग अंधे हो गए थे, अपने आसपास कुछ भी देखने में असमर्थ थे। वे शून्य में चिल्लाए, उनकी आवाज़ भय से कांप रही थी, ये जानने की मांग कर रहे थे कि इस भयावह अभिव्यक्ति के पीछे कौन है। उनके डरावनेपन के लिए एक खतरनाक शैतानी आवाज़ वापस गूंजी, जिसने उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर दिया। तुम अपने सवाल का जवाब जानते हो, ये फुसफुसाया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अमरों में से एक ने अपनी आवाज़ कांपते हुए बुदबुदाया, डार्क लॉर्ड। जैसे जैसे भय का विष उनके दिलों को जकड़ता गया, अमर और भी अधिक डरे हुए होते गए। विष ने उनके डर को और बढ़ा दिया, जिससे अंधेरा और भी भयानक हो गया, और उन्हें जवाब देने वाली भयावह आवाज़ उनके सबसे गहरे दुष्स्वप्नों का अवतार लग रही थी। उनके आतंक के बीच डार्क लॉर्ड की आवाज़ वापस लौटी, एक भयानक शांति के साथ कालेपन को चीरते हुए। मुझे बताओ, उसने पूछा, तुमने क्रिस्टल कहाँ रखा था? उनके दिमाग चकरा गए, अमरों को विश्वास से परे झटका लगा। उन्होंने नूह के हाथों डार्क लॉर्ड की कथित मृत्यु देखी थी, और अब वह उनके सामने जीवित और उनके साथ उसी हॉल में खड़ा था जहां वे अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। रहस्योद्घाटन की विशालता उनके लिए समझ से परे थी। उनका अमर धैर्य टूट गया और वे मात्र नश्वर बनकर रह गए। डार्क लॉर्ड की वापसी से उनके दिलो दिमाग में कंपन होने लगा। वे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, और भय के विष ने उन्हें वास्तविकता के मूल पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या यह एक भ्रम था, या डार्क लॉर्ड वास्तव में मृतकों में से वापस आ गया था? घने अंधेरे में अमर लोग स्तब्ध खड़े थे, यह नहीं जानते थे कि डार्क लॉर्ड की अप्रत्याशित और भयावह उपस्थिति का कैसे जवाब दिया जाए। जब माइकल अमर लोगों से पूछताछ कर रहा था, तो उसके पर्यावरण स्कैनिंग पर अचानक एक शक्तिशाली आभा दिखाई दी। स्थिति में बदलाव पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए माइकल ने अपनी जन्मजात शक्ति का उपयोग किया, प्रत्येक अमर के भीतर के अंधेरे से जुड़ गया। जवाब में अमर लोगों को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ, वे खांसने लगे और जमीन पर गिर पड़े।
अपनी काली तलवारों को खोलकर माइकल ने घातक सटीकता के साथ काम करना शुरू कर दिया। हॉल के घने अंधेरे में केवल अमर लोगों की भयावह गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज रही थीं। माइकल ने पलक झपकते ही उनके सिर को चीरते हुए तेजी से उनकी जान ले ली। मूल रूप से उसने उन्हें खत्म करने से पहले क्रिस्टल के बारे में जानकारी निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन एक और शक्तिशाली प्राणी के अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने के कारण उसके पास अमर प्राणियों को तेजी से मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे किसी भी गवाह को न छोड़ना जिसने यह महसूस किया हो कि डार्क लॉर्ड अभी भी जीवित है, माइकल के लिए एक अनिवार्यता बन गई, भले ही इसके लिए उन्हें बिना किसी दया के उनके जीवन को समाप्त करना पड़े। अमर प्राणियों को तेजी से खत्म करने के बाद माइकल ने हॉल में अंधेरे को दूर किया और एक कोने में चला गया जहां छायाएं टिकी हुई थीं। अंधेरे के देवता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए वह अंधेरे के साथ घुल मिल गया, उसके साथ एक हो गया। पूर्ण सामंजस्य के साथ वह छाया में घुल मिल गया, अपने पर्यावरण स्कैनिंग में शक्तिशाली प्राणी के खुद को उसके सामने प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 1049 डार्क लॉर्ड की जबरदस्त शक्ति। जब माइकल ने खुद को अंधेरे में छिपाया तो छत से एक आकृति उतरी और गोल मेज के पास उतरी जहां अमर लोग कभी बैठते थे। यह कोई और नहीं बल्कि इवान था। अमर लोगों के कटे हुए शरीर को देखकर उसकी आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या यहाँ क्या हुआ? इवान की आवाज़ कांप उठी जब उसने भयावह दृश्य देखा। माइकल इवान की प्रतिक्रिया पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि उसके चारों ओर एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह अस्थिर ऊर्जा फैल रही थी। पिछली बार जब वे भिड़े थे माइकल देवत्व स्तर 1 पर था और उसे ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए इवान की मंगेतर विक्टोरिया को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि इस बार माइकल देवत्व स्तर 2 के साथ सेलेस्टियल स्टेज पर था, जो उसे इवान से अधिक शक्तिशाली बनाता है। दोनों के देवत्व स्तर 2 पर होने के बावजूद माइकल की ताकत इवान से कई गुना ज्यादा थी। जब इवान ने बेजान शवों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तो उसे संघर्ष के कोई संकेत या अपराधी के होने का कोई सबूत नहीं मिला। उसे पता नहीं था कि माइकल अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। उसके होठों पर एक गणनापूर्ण मुस्कान खेल रही थी। इस बीच माइकल ने अपने भंडारण से कई शक्तिशाली रूनिक चर्मपत्र निकाले, जिनमें से प्रत्येक को एलिडर द्वारा डिजाइन किया गया था और सिस्टम स्टोर के माध्यम से 5 मिलियन बेडेस पॉइंट की कीमत पर हासिल किया गया था। सटीकता के साथ उसने चर्मपत्रों को पास की दीवार पर रखा और देखा कि कैसे रून जीवित हो गए, पत्थर में विलीन होने से पहले कंपन करने लगे। जबकि कमरा एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, माइकल की गर्दन एक बार फिर इवान के साथ अपने मुठभेड़ के लिए तैयार होने के दौरान सुनाई देने लगी। यह आवाज़ पूरे कक्ष में गूंजी, जिसने इवान का ध्यान आकर्षित किया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और जब उसने अंधेरे से आकृति को निकलते देखा तो उसकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। माइकल और इवान की नज़रें एक दूसरे पर टिकी होने के कारण उनके आसपास का वातावरण तनाव से भर गया। इवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। डार्क लॉर्ड, जिसे वह मरा हुआ समझ रहा था, अब उसके सामने खड़ा था, जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। इवान पर डर और अविश्वास हावी हो गया क्योंकि वह उस दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा था जिसके बारे में उसे लगा था कि वह मर चुका है। इवान के दिल में डर समा गया और वह हकलाते हुए बोला, भूत। मैं अब डार्क लॉर्ड के नाम से जाना जाता हूँ, माइकल ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ इवान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। माइकल के आगे बढ़ने के साथ ही इवान पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ, उसका डर और भी गहरा होता जा रहा था। हवा में डर के विष और डार्क लॉर्ड को जीवित देखने के सदमे के संयोजन ने इवान को बेकाबू होकर कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम मर चुके हो? नहीं, इवान अविश्वास में बुदबुदाया। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि नूह ने डार्क लॉर्ड पर भगवान को मारने वाले बाणों से हमला किया था, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ था। इवान को पता नहीं था कि युद्ध के अंतिम क्षणों में ओलिविया ने नूह को जो 2 भगवान को मारने वाले बाण दिए थे वे वास्तव में नकली थे। एक चतुर मोड़ में ओलिविया ने असली भगवान को मारने वाले बाणों को माइकल को सौंप दिया था। इसलिए जब नूह ने माइकल पर 5 असली भगवान को मारने वाले बाणों और 2 नकली बाणों से हमला किया तो असली बाण निष्क्रिय रहे। ये सब माइकल की एक शानदार योजना का हिस्सा था, जिसमें वह एक शानदार विस्फोट के साथ अपनी मौत को नकली बनाना चाहता था और सभी प्रामाणिक ईश्वर हत्या करने वाले तीरों को अपने लिए सुरक्षित करना चाहता था। मैं वास्तव में मर चुका हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा सबसे गहरा डर हूँ, माइकल ने इवान की भावनाओं के साथ खेलते हुए ताना मारा। एक पल के लिए इवान को लगा कि उसके सामने खड़ा डार्क लॉर्ड उसके सबसे बुरे सपनों की अभिव्यक्ति है। नहीं, अचानक इवान ने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो डर की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। अपने साहस को जुटाते हुए उसने माइकल पर झपट्टा मारा, उसके चेहरे पर एक हताश मुक्का मारा। लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी माइकल के पास पहुंची, उसे डार्क लॉर्ड ने हवा में ही पकड़ लिया, जिसके चेहरे पर एक अस्थिर मुस्कान थी। मैं वास्तव में मर चुका हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा सबसे गहरा डर हूं, माइकल ने इवान की भावनाओं के साथ खेलते हुए ताना मारा।
एक पल के लिए इवान के दिमाग ने इस विचार को स्वीकार कर लिया कि डार्क लॉर्ड उसके सबसे बुरे सपनों की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, अचानक इवान ने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो उस डर को दूर भगाने की कोशिश कर रहा हो जिसने उसे जकड़ रखा था। अपनी हिम्मत की सारी किरणें जुटाते हुए उसने माइकल पर झपट्टा मारा और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। लेकिन मुक्का लगने से पहले ही माइकल ने इवान की मुट्ठी पकड़ ली और एक मुड़ी हुई मुस्कान बिखेर दी। इवान, क्या तुम्हें मेरी याद आए? माइकल के डरावने शब्द इवान के दिमाग में गूंज उठे, उसे उस भयावह दृश्य की याद दिला दी जब डार्क क्वीन ने विक्टोरिया को उसकी इच्छा के विरुद्ध रक्त टॉनिक पीने के लिए मजबूर किया था। हालांकि माइकल का इवान से गंभीरता से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने से खुद को नहीं रोक सका। इवान को अपनी ताकत दिखाने के लिए एकमात्र अभ्यास डमी के रूप में इस्तेमाल किया। तुम जीवित नहीं हो सकते, मैंने तुम्हें खूनी धुंध में फटते देखा, इवान ने गुर्राते हुए कहा, अभी भी यह स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था कि डार्क लॉर्ड उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल जीवित। तुम जो कुछ भी देखते और सुनते हो उस पर विश्वास मत करो इवान, माइकल ने पलटवार किया। एक तेज और शक्तिशाली मुक्का के साथ उसने इवान को सीने में मारा, जिससे वह हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। इवान की नसों में बह रहा भय का विष धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगा, क्योंकि क्रोध और विक्टोरिया को खोने का दर्द उस पर हावी हो गया। डार्क लॉर्ड की कथित हार के 2 सप्ताह बाद विक्टोरिया सेलेसी से मुठभेड़ के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए अवोर महाद्वीप पर गई थी। त्रासदी तब हुई जब उस पर बोन ड्रैगन ने घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला। तब से इवान लगातार बोन ड्रैगन की उत्पत्ति का पता लगा रहा था, जो उसे माउंट गैलियन के ऊपर अमर परिषद के मुख्यालय तक ले गया। विक्टोरिया की मृत्यु और परिषद के बीच संबंध ने इवान के क्रोध और दृढ़ संकल्प को बढ़ा दिया। आप क्या सोचते हैं? माइकल ने व्यंग्य किया, उसके ताने भरे शब्दों ने इवान के क्रोध को और भड़का दिया। इवान को पता नहीं था कि विक्टोरिया की दुखद मौत डार्क क्वीन या डार्क लॉर्ड की करतूत नहीं थी, बल्कि सेलेसी के डेथ स्क्वाड द्वारा रची गई एक चालाकी भरी योजना थी। अध्याय 1024 पढ़ें। जब सेलेसी ने डार्क क्वीन की यात्रा के बाद विक्टोरिया के घर में तबाही देखी तो उसने चालाकी से इवान की भावनाओं का फायदा उठाने की योजना बनाई। यह मानते हुए कि डार्क क्वीन ने विक्टोरिया को नुकसान पहुंचाया है और वह उसके जीवन का लाभ उठाएगी, सेलेसी ने अपने डेथ स्क्वाड के सदस्य स्टॉर्मविंड को विक्टोरिया की मौत को एक दुर्घटना के रूप में पेश करने का आदेश दिया। सेलेसी के आदेश के अनुसार स्टॉर्मविंड बोन ड्रैगन का नेतृत्व करता है, जो पहले अमर परिषद से भाग गया था और घातक मुठभेड़ की योजना बनाते हुए विक्टोरिया के स्थान पर पहुंचा। जब इवान वहां पहुंचा तो उसे खून का एक तालाब और विक्टोरिया की कटी हुई कलाई का दिल दहला देने वाला दृश्य मिला, जिसे दुष्ट प्राणी के जबड़े ने बख्श दिया था। भारी दुख और क्रोध से भरे इवान का दिल अब बदला लेने की चाह में डूबा हुआ था। अपनी पीड़ा में वह एक अथक शिकारी बन गया, जो पागलपन की हद तक दृढ़ संकल्प के साथ बोन ड्रैगन का लगातार पीछा कर रहा था। जैसे ही माइकल ने अहंकार से हंसी उड़ाई, इवान का दुख और गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि विक्टोरिया की दुखद मौत के लिए डार्क लॉर्ड जिम्मेदार है। अपनी भावनाओं में अंधा होकर उसने इस संभावना पर भी विचार नहीं किया कि इस भयानक कृत्य के पीछे कोई और हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने इवान को उस व्यक्ति के सामने ला खड़ा किया था, जिसके बारे में उसे लगता था कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया है। कमीने! इवान की पीड़ा भरी चीख हवा में गूंज उठी जब उसने एक बार फिर माइकल पर हमला किया। उसकी मुट्ठियां एक जंगली तूफान की तरह उड़ रही थीं, जो नुकसान और निराशा के पागलपन से प्रेरित थी। लेकिन माइकल कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने हर मुक्का और लात को आसानी से चकमा दिया। उसकी हरकतें तरल और सटीक थीं। शक्तिशाली रूनों की मदद से पहाड़ ने उनकी लड़ाई को जिज्ञासु आंखों से छिपा दिया, एक भ्रम पैदा किया जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से बचा लिया। लेकिन भ्रम के भीतर भी इवान का क्रोध और हताशा स्पष्ट थी। जैसे जैसे इवान का अथक हमला जारी रहा, माइकल को लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने अभी तक अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। ताना मारते हुए माइकल ने इवान के मुक्कों के बजाय मंत्रों और ईश्वरीय क्षमताओं के चुनाव पर सवाल उठाया। क्या आप इस तरह से उस आदमी से लड़ते हैं जिसने आपके प्यार को मार डाला? माइकल ने उपहास किया, इवान के मुक्के को सहजता से रोकते हुए और बिजली के एक घातक काले बोल्ट से जवाब दिया। ऊर्जा के शक्तिशाली उछाल ने इवान को एक बार फिर हवा में उछाल दिया, जो उनकी लड़ाई की एक तरफा प्रकृति की दर्दनाक याद दिलाता है। जैसे जैसे इवान की हताशा बढ़ती गई, उसने अपनी सारी शक्ति मंत्रों के एक भव्य प्रदर्शन में लगा दी। जब उसने भारी ताकतों को छोड़ा तो हवा ऊर्जा से भर गई, जिससे हॉल कांप उठा और उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। सबसे पहले इवान ने घुमावदार हवाओं का एक तूफान बनाया जो हॉल से होकर गुजरी, संगमरमर की दीवारों को चकनाचूर कर दिया और मलबे को घातक प्रक्षेप्य की तरह हवा में फेंक दिया। हवाएं क्रोध से चिल्ला रही थीं, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करने की धमकी दे रही थीं। इसके बाद उसने आकाशीय लपटों को बुलाया जो कल्पना से परे तीव्रता से जल रही थीं। लपटें नाच रही थीं और घूम रही थीं, जिससे एक भयंकर नरक बन गया जो पूरे स्थान को भस्म करने की धमकी दे रहा था।
लेकिन जैसे जैसे इवान का हमला जारी रहा, माइकल ने शांति से अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक ऊर्जा ढाल गुंबद बन गया। प्रतिक्रियाशील ढाल एक स्तर 2 देवता के रूप में उसकी नई शक्ति का प्रमाण, आकार और ताकत में बढ़ गई। ढाल का विस्तार हुआ, पूरे हॉल को घेर लिया और इसकी चमकदार चमक तेज हो गई, जिससे अजेयता की आभा फैल गई। उनकी शक्तियों का टकराव देखने लायक था। इवान के मंत्र लचीले ऊर्जा गुंबद से टकराए, लेकिन वे इसकी दुर्जय सुरक्षा को भेदने में विफल रहे। घूमती हवाएं और भड़की हुई लपटें गुंबद से टकराईं, लेकिन माइकल के चारों ओर हानिरहित रूप से फैल गईं। प्रत्येक असफल प्रयास के साथ इवान की हताशा बढ़ती गई और उसने और भी अधिक शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया। उसने आकाशीय बिजली के बोल्ट और जमी हुई बर्फ की धाराओं के साथ ऊर्जा गुंबद को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ढाल की अभेद्य बाधा को भेद नहीं सका। इस बीच माइकल शांत रहा, उसकी आंखें ठंडी और गणनापूर्ण थीं क्योंकि वह इवान की हर हरकत का विश्लेषण कर रहा था। उसका काला कवच चमक रहा था, जो इवान के हमलों के प्रभाव को सहजता से अवशोषित कर रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ये स्पष्ट हो गया कि इवान के क्रोध ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था। माइकल की अंधेरे पर महारत और प्रतिक्रियात्मक ढाल के उसके रणनीतिक उपयोग ने उसे एक निर्विवाद लाभ दिया। प्रत्येक निरर्थक प्रयास के साथ इवान का आत्मविश्वास कम होता गया और एक वास्तविक जीवित डार्क लॉर्ड का सामना करने की वास्तविकता उसके अंदर उतरने लगी। माइकल की प्रतिक्रियात्मक ढाल की शक्ति ने उसे भी चकित कर दिया। जैसे ही इवान के अथक मंत्र ढाल से टकराए, इसने उनकी विनाशकारी शक्ति का लगभग 90% अवशोषित कर लिया, जिससे माइकल अपने काले कवच के पीछे सुरक्षित रह गया। इवान के बर्फीले मंत्रों से हॉल बर्फ की एक परत में लिपट गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डार्क लॉर्ड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माइकल ने पहले जो रून रखे थे, उन्होंने युद्ध को बाहरी पहचान से छिपा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी हस्तक्षेप न करे या दो देवताओं के बीच भारी संघर्ष को न समझे। इवान अपनी शक्तियों से परे माइकल की शक्ति से मेल खाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह माइकल जैसा सच्चा देवता होने के करीब भी नहीं था। इस टकराव में माइकल को एहसास हुआ कि केवल देवताओं के क्षेत्र से सच्चे देवता ही उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और एक वास्तविक चुनौती पेश कर सकते हैं, खासकर वे जो स्तर 3 देवत्व पर या उससे ऊपर थे। इवान की शक्ति, जो उसके अपने अनुग्रह से नहीं थी, डार्क लॉर्ड की शक्ति के सामने अपर्याप्त साबित हुई। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, माइकल का शांत व्यवहार इवान की बढ़ती हताशा के साथ बिल्कुल विपरीत था। इवान के मंत्रों से प्रत्येक प्रहार को प्रतिक्रियाशील ढाल द्वारा आसानी से प्रतिकार किया गया, जिससे इवान इस तरह के भारी अंधेरे के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहा था। मेरी बारी, एक भयावह मुस्कुराहट के साथ माइकल के हाथ शक्ति से चटकने लगे। जैसे ही उसने उन्हें उठाया, अपने स्वयं के विनाशकारी मंत्रों को उजागर करने की तैयारी की। उसकी हथेलियों से तेज हवा के ब्लेड हवा में घातक सटीकता के साथ आगे बढ़े। हवा के ब्लेड के साथ अंधेरे बिजली के बोल्ट फटे, चटकते हुए और वातावरण में जलते हुए। लेकिन ये सब नहीं था। इवान के ऊपर की हवा माइकल की आज्ञा का पालन करती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि पतली हवा से और अधिक बिजली के बोल्ट निकले, जो बिजली के बल के साथ बरस रहे थे। जैसे कि यह तमाशा पर्याप्त नहीं था, माइकल के शरीर से काले लपटों का एक घेरा फूट पड़ा, जिसने उसे धधकते नरक में घेर लिया। लपटें कोई साधारण आग नहीं थीं, वे अंधेरे लपटों से भरी हुई थीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निरंतर क्रोध से भस्म कर रही थीं। मंत्रों की शक्ति भारी थी, जिससे हवा के ब्लेड, बिजली के बोल्ट और नरक की लपटों के घातक हमले का एक विस्मयकारी प्रदर्शन हुआ। उसके चेहरे पर हताशा और डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसमें कच्ची शक्ति थी जिसने पूरे हॉल को कांपने पर मजबूर कर दिया। इवान की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने खुद को हवा के ब्लेड, बिजली के बोल्ट और नरक की लपटों के घातक हमले से घिरा पाया। उसके चेहरे पर हताशा और भय साफ झलक रहा था, लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह माइकल के क्रोध के तूफान में फंस गया था। हवा के ब्लेड जिस किसी चीज को छूते थे, उसे चीर देते थे और विनाश के निशान छोड़ जाते थे। बिजली के काले बोल्ट ऊर्जा से चमकते थे, इवान को चारों तरफ से मारते थे, हवा को अंधा कर देने वाली रोशनी से भर देते थे। इस बीच काली लपटों की अंगूठी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दिया और राख के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। हॉल जो कभी शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, अब माइकल के जादू के बल पर खंडहर में पड़ा था। दीवारें ढह गईं और सुंदर सजावट केवल मलबे में बदल गई। एक बार भव्य और प्रतिष्ठित स्थान अब अराजकता और तबाही का दृश्य था, जो डार्क लॉर्ड की बेजोड़ शक्ति का प्रमाण था। जैसे ही धूल जम गई और मंत्रों की गूंज फीकी पड़ गई, इवान हॉल के खंडहरों के बीच पराजित हो गया। उसका शरीर पस्त और टूट गया था और उसकी आत्मा डार्क लॉर्ड की भारी ताकत से कुचल गई थी। माइकल विनाश के बीच में खड़ा था, उसका काला कवच शक्ति से चमक रहा था, एक खामोश लेकिन दुर्जय शक्ति जिसने इवान को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया था। अध्याय 1050 हर तरह से सेलेसी को मात देना। इवान और माइकल के बीच लड़ाई से कई दिन पहले अवोर महाद्वीप से एलोन तक की यात्रा अविश्वसनीय रूप से विशाल थी, जिसमें बहुत अधिक दूरी थी जिसे पार करने में कई साधकों को कई दिन लग गए।
अधिकांश ने यात्रा को छोटा करने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करना पसंद किया, लेकिन विक्टोरिया ने इसके बजाय कई दिनों तक चलने वाली लंबी उड़ान भरने का फैसला किया। वह कैसिडियन जंगल में सेलेसी के सुरक्षित घर पर पहुंचने से पहले रास्ते में लुभावने दृश्यों का आनंद लेना चाहती थी। वहां से उसने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने की योजना बनाई। जैसे जैसे शाम ढलती गई, आकाश टिमटिमाते सितारों से सजे एक शानदार कैनवास में बदल गया, जो कीमती रत्नों की तरह चमक रहा था। 3 बड़े चमकीले नीले चंद्रमा आकाश में सुंदर ढंग से लटके हुए थे, जो नीचे की दुनिया पर एक सौम्य चमक बिखेर रहे थे। विक्टोरिया एक विशाल और राजसी घाटी के ऊपर उड़ते हुए हवा में उड़ रही थी। घाटी की दीवारें ऊंची और ऊबड़-खाबड़ थीं, जो डूबते सूरज की गर्म किरणों से लाल और नारंगी रंगों का एक अद्भुत मिश्रण प्रदर्शित कर रही थीं। तेजी से आगे बढ़ते हुए विक्टोरिया घाटी को पीछे छोड़कर पन्ना हरे कैसिडियन जंगल के पास पहुंची। जंगल ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उसके विशाल पेड़ आसमान में ऊंचे फैले हुए थे। ऊपर की छतरी हरे भरे पत्तों का एक बहुरूपा दर्शक थी, जो एक प्राकृतिक छत का निर्माण कर रही थी जो नर्म सूरज की रोशनी को छानती थी और जंगल के फर्श पर एक सुखदायक धब्बेदार प्रभाव पैदा करती थी। पेड़ों के बीच का विशाल मैदान जीवन का आश्रय था। नर्म हरी घास जंगल के फर्श पर बिछी हुई थी, जो रंग बिरंगे जंगली फूलों से सजी थी, जो परिदृश्य में सुंदरता का एक स्पर्श जोड़ती थी। हवा प्रकृति की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और जंगल चहचहाते पक्षियों और कोमल सरसराहट वाले पत्तों की सद्भाव के साथ गा रहा था। ये शांति और स्थिरता का एक स्थान था जहां विक्टोरिया प्रकृति के चमत्कारों के बीच एकांत और आराम पा सकती थी। विक्टोरिया को पता नहीं था कि 2 व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनमें से एक रहस्यमयी आकृति थी जो काले वस्त्र में लिपटी हुई थी, जिसका ऊपरी शरीर चील जैसा था, जिससे पता चलता था कि वह एक जानवर है। यह रहस्यमयी आकृति कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्मविंग थी, जो सेलेसी के मौत के दस्ते का एक घातक सदस्य था। सेलेसी ने स्टॉर्मविंग को एक भयावह मिशन सौंपा था, विक्टोरिया की हत्या करना और ऐसा दिखाना कि उसकी मौत महज एक दुर्घटना थी। अपने अंधेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टॉर्मविंग ने एक शक्तिशाली कीमिया पदार्थ से भरी थैली रखी थी, एक ग्रे पाउडर जो विशेष रूप से एक हड्डी वाले ड्रैगन को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही हड्डी वाला ड्रैगन जो अमर परिषद के नियंत्रण से बच निकला था। इस बीच स्टॉर्मविंग और विक्टोरिया दोनों को पता नहीं था कि एक खामोश और चौकस उपस्थिति छाया से उनका पीछा कर रही थी। यह माइकल था, जो बड़ी सावधानी से उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। माइकल सेलेसी के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने उसकी हर हरकत का अनुमान लगा लिया था। जब उसने गया को विक्टोरिया के घर से जाने के लिए कहा था, तो उसे पता था कि इससे सेलेसी एक खतरनाक धारणा बना लेगी कि डार्क लॉर्ड विक्टोरिया के जीवन का इस्तेमाल इवान को प्रभावित करने के लिए करेगा। माइकल की गहरी अंतर्दृष्टि और सावधानीपूर्वक योजना ने सेलेसी को सफलतापूर्वक अपने जाल में फंसा लिया था। अब जब वह विक्टोरिया और स्टॉर्मविंग का पीछा कर रहा था, तो उसने हस्तक्षेप करने और सेलेसी की दुष्ट साजिश को विफल करने के लिए सही समय का इंतजार किया। एक विशाल पेड़ के सुविधाजनक स्थान से माइकल ने विक्टोरिया को रात के लिए अपना शिविर स्थापित करते हुए देखा। वह चुप रहा और पेड़ की घनी पत्तियों के भीतर छिपा रहा। जैसे ही उसने उसे देखा, विक्टोरिया के शब्द उसके पास पहुंच गए। उसने राहत व्यक्त की कि डार्क लॉर्ड का आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। मैंने महीनों में ऐसा कभी महसूस नहीं किया। खुशी है कि डार्क लॉर्ड के साथ सब कुछ खत्म हो गया है, विक्टोरिया ने खुद से धीरे से कहा। उसने जल्दी से अपना शिविर तैयार किया और अधिक आरामदायक कपड़े पहने। उसकी निजता का सम्मान करते हुए माइकल ने उसकी निजी जगह पर दखल देने से इनकार करते हुए दूसरी ओर देखा। अपने शिविर की व्यवस्था करने के बाद विक्टोरिया ने एक गर्म कैंप फायर को प्रज्वलित करने के लिए एक कोमल मंत्र का जाप किया। चटकती लपटों के सामने खुद को बैठाते हुए उसने अपनी लंबी तलवार को अपनी बगल में रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, शांतिपूर्ण साधना की स्थिति में प्रवेश किया। उसे पता नहीं था कि स्टॉर्मविंग चुपचाप आसमान से उतर रहा था, दूर की एक शाखा पर उतर रहा था, इस बात से अनजान की उसकी हर हरकत पर डार्क लॉर्ड की नज़र थी। जैसे ही स्टॉर्मविंग पास आया, उसने मुट्ठी भर बोन ड्रैगन चारा ले लिया, जो घातक जीव को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली पदार्थ है। एक सूक्ष्म हरकत के साथ स्टॉर्मविंग ने ग्रे पाउडर को हवा में छोड़ दिया, जिससे यह विक्टोरिया के शिविर के चारों ओर फैल गया। चारा में कोई स्पष्ट गंध नहीं थी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि विक्टोरिया हवा में छिपे आसन खतरे से अनजान रहे। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। अपने हुड के नीचे छिपी एक धूर्त मुस्कान के साथ स्टॉर्मविंग को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है। वह तेजी से जंगल से चला गया, बोन ड्रैगन और विक्टोरिया के बीच में न फंसने के लिए सतर्क। कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में विक्टोरिया की सीमित खेती के बारे में पूरी तरह से अवगत, स्टॉर्मविंग जानता था कि वह एक दुर्जय फ्यूजन चरण बोन ड्रैगन के खिलाफ रक्षाहीन होगी। अपने छिपे हुए ठिकाने से माइकल ने स्टॉर्मविंग की हर हरकत पर गहरी नज़र रखी। उसका दिमाग गणनाओं और रणनीतियों के साथ दौड़ रहा था। स्टॉर्मविंग के जाने के कुछ ही क्षण बाद जंगल में दूर से एक गड़गड़ाहट गूंजी, जिसने माइकल का ध्यान खींचा।
वह जानता था कि ऐसी आवाज़ असंभव थी, क्योंकि ऊपर आसमान साफ था और किसी भी तूफानी बादल से रहित था। बोन ड्रैगन के गरजते पंखों के रूप में अजीबोगरीब आवाज़ को पहचानते हुए माइकल समझ गया कि शक्तिशाली और विक्षिप्त प्राणी सीधे विक्टोरिया के स्थान की ओर बढ़ रहा था। आसन्न खतरे से अनजान विक्टोरिया ने ज़मीन पर अपनी शांतिपूर्ण साधना जारी रखी। उसके आसपास की शांति जल्द ही एक भयानक अंधेरे में बदल गई, क्योंकि विशालकाय प्राणी उसके पास आ गया। उसका राक्षसी रूप जंगल के फर्श पर एक अशुभ छाया डाल रहा था। बोन ड्रैगन की अपार शक्ति के जवाब में पेड़ हिंसक रूप से कांपने लगे। अचानक विक्टोरिया की आंखें खुल गईं, उसके अंदर सहज सतर्कता की लहर दौड़ गई। उसने पास में एक दुर्जय उपस्थिति को महसूस किया, खतरे की भावना जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि वह माइकल डार्क लॉर्ड को नहीं पहचान पाए, क्योंकि उसने कुशलता से खुद को अंधेरे में छिपा लिया था, जो घुलने मिलने और छिपे रहने में माहिर था। जैसे जैसे बोन ड्रैगन करीब आता गया, जमीन उसके भारी वजन से कांपने लगी और हवा ठंडी होती गई, खतरे की गंध ले रही थी जिसे विक्टोरिया अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि यह प्राणी दशकों तक कैद रहने के बाद पागल हो गया था और अब यह विनाशकारी रास्ते पर था, जो अपने सामने आने वाले किसी भी जीवित प्राणी पर अपना क्रोध बरसाना चाहता था। माइकल चुपचाप ये दृश्य देख रहा था कि बोन ड्रैगन घने छत्र के बीच से नीचे उतरा और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया, बिल्कुल एक प्रचंड तूफान की तरह। मांस से रहित इसका कंकाल रूप इसे एक भयानक और भयावह रूप देता था। अपनी लाल आंखों से स्पष्ट हत्या के इरादे से ड्रैगन के विशाल आकार ने विक्टोरिया के दिल में डर पैदा कर दिया। बोन ड्रैगन की आंखें विक्टोरिया पर टिकी थीं, जो एक जीवित और सांस लेने वाली इंसान थी, और उसकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी, जिससे उनके नीचे की जमीन हिल रही थी। लंबे समय तक कैद में रहने के कारण इंसानों के प्रति ड्रैगन की नफरत ने विक्टोरिया को देखते ही उसके आक्रमण को और बढ़ा दिया। उसने उस पर एक भयंकर झपट्टा मारा और उसे एक ही घूंट में निगलने का लक्ष्य बनाया। विक्टोरिया की सहज प्रवृत्ति ने काम किया और वह तेजी से बोन ड्रैगन के विशाल जबड़े से बच गई, उसके घातक काटने से बाल बाल बची। उसके भीतर घबराहट फैल गई जब उसने महसूस किया कि उसकी तलवार अब बुझ चुकी कैंपफायर पर पीछे रह गई है। ड्रैगन के हर कदम के साथ उनके आसपास का जंगल ढह गया, पेड़ों को टहनियों की तरह उखाड़ दिया। खुद को बचाने के लिए बेताब विक्टोरिया ने जादू करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पर्याप्त ऊर्जा जुटा पाती, बोन ड्रैगन के हड्डियों के पंजों ने उसे विनाशकारी बल से मारा। वह टूटे हुए पेड़ों के बीच से भाग गई, जिससे उसका शरीर जख्मी हो गया और खून बहने लगा। पीड़ा में विक्टोरिया ने खून की खांसी की, उसकी पोशाक फट गई और कीचड़ से भर गई। एक ही वार से उसके पैर और हाथ टूट गए। विक्टोरिया ने अपनी स्पेस रिंग को पकड़ा, जो गिरने के दौरान उसकी उंगली से गिर गई थी। पीछे की ओर रेंगते हुए उसने बचने की अपनी एकमात्र उम्मीद की तलाश की, स्पेस रिंग के भीतर एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल। हालांकि बोन ड्रैगन लगातार आगे बढ़ रहा था, हर कदम पर वह उसके करीब आ रहा था। आंसू रोकते हुए विक्टोरिया ने अपने अच्छे हाथ से टूटी हुई शाखा को पकड़ लिया, अपनी चोटों के बावजूद खड़े होने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो इवान। दर्द और निराशा के बीच उसने इवान से माफी मांगी, भाग्य के क्रूर मोड़ को याद करते हुए जिसने उसे इस भयानक क्षण तक पहुंचाया था। चलो तुम बदसूरत कमीने, विक्टोरिया ने विरोध में दहाड़ते हुए कहा, बिना लड़े हार मानने से इनकार कर दिया। एक अजेय दुश्मन का सामना करने के बावजूद उसने जीवित रहने की अपनी इच्छा को छोड़ने से इनकार कर दिया। बोन ड्रैगन ने विक्टोरिया के डर को महसूस किया और उसकी पीड़ा का आनंद लिया, मनुष्यों के खिलाफ प्रतिशोध का स्वाद चखा। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, साहस के साथ अपने विनाश का सामना करने के लिए तैयार, ये जानते हुए भी कि उसके पास विशाल जानवर के खिलाफ कोई मौका नहीं है। जैसे ही ड्रैगन के जबड़े उसके चारों ओर बंद होने वाले थे, अचानक एक आकृति दिखाई दी, विक्टोरिया और राक्षसी प्राणी के बीच साहपूर्वक उतरी। यह माइकल था, स्वयं डार्क लॉर्ड। उसका शांत व्यवहार अराजक स्थिति के साथ बिल्कुल विपरीत था। कभी माउथवॉश के बारे में सुना है? माइकल ने ड्रैगन को एक शक्तिशाली मुक्का मारने से पहले ताना मारा, जिससे प्राणी जमीन पर गिर गया। विक्टोरिया की आंखें सदमे और आतंक से चौड़ी हो गईं, जो उसके सामने के दृश्य को समझने में असमर्थ थी। उसने सोचा था कि डार्क लॉर्ड मर चुका है, लेकिन यहाँ वह खड़ा था, हमेशा की तरह बहुत जीवित और शक्तिशाली। मुझे इस कीड़े का ख्याल रखने दो, माइकल ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ घोषणा की, विक्टोरिया को आश्वस्त करते हुए कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अपना हाथ उठाया और एक नॉकआउट पोशन छोड़ा, जिसने तुरंत उसके होश उड़ा दिए। विक्टोरिया जमीन पर गिर पड़ी, उसके डर और चिंताएं पोशन के प्रभाव से कुछ पल के लिए कम हो गईं। विक्टोरिया को सुरक्षित रखने के लिए उसे धीरे से नॉकआउट करने के बाद माइकल ने अपना ध्यान पीड़ित बोन ड्रैगन की ओर लगाया। वह उसके अस्तित्व में यातना के गहरे निशानों को महसूस कर सकता था, जिसने उसके भीतर सहानुभूति की चिंगारी जला दी। ड्रैगन की पीड़ा को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित, माइकल ने जल्दी और दयापूर्वक उसके जीवन को समाप्त करने का फैसला किया। एक गंभीर भाव के साथ माइकल ड्रैगन के हड्डी के सिर पर कूद गया, उसकी घृणा और दर्द से भरी लाल आंखों में देखा।
वह ड्रैगन के चेहरे के प्रत्येक पक्ष के हाथों ड्रैगन के दुख के इतिहास को समझ गया। एक पल में उनके बीच एक संबंध बन गया और उन्होंने आंखें मिला लीं। माइकल की अपार शक्ति मनुष्यों के लिए थी और वह उसे पहले से ही सहे गए दर्द से अधिक दर्द नहीं देना चाहता था। सोल ईटर कौशल को बुलाते हुए माइकल ने ड्रैगन के चेहरे के दोनों तरफ धीरे से अपने हाथ रखे। एक पल में उनके बीच एक संबंध बन गया और उन्होंने आंखें मिला लीं। माइकल की अपार शक्ति ने ड्रैगन के कमजोर प्रतिरोध को दबा दिया, जिससे वह बिना किसी और नुकसान पहुंचाए उसकी आत्मा को अवशोषित कर सका। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, ड्रैगन की आंखों की गहराई से धुएं की एक हल्की सफ़ेद किरण निकली जो माइकल में समा गई। यह एक मार्मिक क्षण था, ड्रैगन के दर्द को धीरे धीरे कम होते हुए देखना और उसकी आत्मा को डार्क लॉर्ड की शक्ति के आलिंगन में शांति पाना। माइकल की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसने प्राणी को उसके दुख से अंतिम मुक्ति दे दी है। अब इवान को सेलेसी के खिलाफ करने का समय आ गया है, माइकल ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। उसका दिमाग पहले से ही सही बदला लेने की योजना बना रहा था। सेलेसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि माइकल ने उसे मात दे दी थी। उसने स्टॉर्मविंड के साथ विक्टोरिया की हत्या के बारे में उसकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। सेलेसी की सुरक्षात्मक कलाकृति के बावजूद माइकल ने उसकी सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए आर्क एनर्जी क्रिस्टल और एलिडिर के रून का उपयोग करके एक लंबी दूरी का कैमरा तैयार किया। कैमरे ने हर निंदनीय शब्द को कैद कर लिया और माइकल ने सबूतों को रिकॉर्डिंग क्रिस्टल में संग्रहीत कर दिया, जो इस दुनिया में एक सामान्य वस्तु है। अब जब विक्टोरिया हत्या के प्रयास से सुरक्षित है, तो माइकल के पास सेलेसी की धोखेबाज योजना को उजागर करने की कुंजी थी। उसे जीत का एहसास हुआ, ये जानते हुए कि इस रिकॉर्डिंग के साथ वह आसानी से इवान को सेलेसी के खिलाफ कर सकता है और उसे उसके साथ रास्ते पार करने के लिए भुगतान करवा सकता है। सेलेसी के पतन को देखने के विचार ने माइकल की आंखों में एक दुष्ट चमक ला दी, क्योंकि वह अपनी चतुराई का आनंद ले रहा था।